चलिए बेटा स्टार्ट करें आज की क्लास। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का बेटा रिवीजन आज हमें खत्म करना है। हमने पिछली क्लास तक क्या क्या रिवाइज कर लिया था? हमने पिछली क्लास तक बेटा रिवाइज किए थे सारे सोर्सेज की कॉस्ट कैसे कंप्यूट करते हैं, उसके बारे में हमने बात करी थी। सबसे पहले हमने कॉस्ट ऑफ डेट को कंप्यूट करना सीखा था, उसके बाद हमने कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर को कंप्यूट किया था, उसके बाद फिर कॉस्ट ऑफ इक्विटी के जो 4 मॉडल थे वो हमने डिस्कस किए थे, और फिर हमने लास्ट में ये देखा कि जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी होता है वही केआरई भी होता है। रीजन बड़ा ऑब्वियस है कि जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं जितना पैसा वो अपने इक्विटी शेयर कैपिटल पर एक्सपेक्ट करते हैं उतना ही रिटर्न वो अपने रिटेन किए हुए पैसे पर भी एक्सपेक्ट करेंगे। हालांकि केई और केआरई अलग हो सकता है, इस पे हम भी आगे चल के आज बात भी करेंगे, लेकिन वैसे केई और केआरई अगर बाकी चीजों को हम कांस्टेंट रखें तो सेम ही रहता है जनरली। ठीक है, आज बेटा हमें इस चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करना है और वो है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेसिकली क्या है? मान लो सपोज हमने हमारी कंपनी ने जो है डेट से भी पैसा रेज किया है, प्रेफरेंस से भी रेज किया है, इक्विटी से भी रेज किया, और मान लो उनके पास रिटेन अर्निंग भी है। इसका मतलब मान लो चारों सोर्सेज हैं एक कंपनी के पास। अब अगर चारों सोर्सेज है तो बेटा चारों की कॉस्ट अलग अलग होगी, केडी अलग होगा, केपी अलग होगा, केई अलग होगा, और केआरई जनरली सेम ही होता है। तो हमारे पास चारों की कॉस्ट होगी। अब चारों की जो कॉस्ट होगी वो तो बेटा हमारे पास 4 सोर्सेज हैं, और 4 सोर्सेज के हो सकता है हमारे बिजनेस में पैसे अलग अलग लगे हों। हो सकता है कि हमारे पास मेजॉरिटी पैसा इक्विटी वालों को लगा हो, उसके बाद कुछ पैसा प्रेफरेंस वालों का भी है, और सबसे कम मान लो डेट का भी है। और ये भी हो सकता है कि हमारी कंपनी जो है डेट से भरी पड़ी है, डेट बहुत ज्यादा लगा हुआ है और इक्विटी बहुत कम है, मतलब डेट इक्विटी रेशियो हमारी कंपनी की बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये कि हमारे बिजनेस में पहली बात मल्टीपल सोर्सेज हो सकते हैं, उसके बाद हर एक सोर्स का अमाउंट अलग अलग हो सकता है। हमें अब ना सीखना है कि हमारा जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, भी मान लो मैं कह रहा हूँ केडी 10% है, केपी 12% है, और केई हमारा मान लो 15% का है, और केआरई भी मान लो 15 है। ये तो हमारे पास 4 कॉस्ट हो गई। हमें एक करके बताओ, एक कॉस्ट बताओ कि हमारी एक एवरेज कॉस्ट कितनी है। वही एवरेज कॉस्ट बेटा निकालना सीखना है, क्योंकि हमें जो है 4 सोर्सेज की कॉस्ट अगर अलग अलग पता है तो हमें उसको एवरेज करना आना चाहिए, और एवरेज कैसे करते हैं वही हमें आज सीखना है। हम जो बेटा एवरेज करते हैं उसको हम बोलते हैं वेटेड एवरेज। हम सिंपल एवरेज नहीं लेते हैं, हम वेटेड एवरेज लेते हैं। इसका रीजन भी मैं आपको दूंगा कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन हम वेटेड एवरेज लेते हैं। और जो भी हम आज एवरेज निकालना सीखेंगे बेटा उसको शॉर्ट में हम WACC बुलाते हैं, और या फिर हम उसे सिंपली ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए जो हम रिप्रेजेंट करेंगे अल्फाबेट के लेंगे, और उसके साथ हम ओ को अटैच करते हैं। जैसे हमने कॉस्ट ऑफ डेट के लिए केडी लिखा था, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस के लिए केपी लिखा था, ऐसे ही ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए केओ लिखेंगे। और कुछ लोग इसे कंपोजिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोल देते हैं, और इसलिए केसी ये भी एक वर्ड जो है जनरली यूज हो जाता है। अब मुझे आपको बेटा ये सिखाना है WACC को लेकर यहाँ पर ना बहुत कुछ लिखा हुआ है। ये सारी बातें बेटा हमारे स्टडी मैट में लिखी है। ये सारी बातें मैं आपके साथ भी आज एक करके रिवाइज करवाऊंगा आपको। पहले मैं ना आपको WACC का एक बार कॉन्सेप्ट सारा रिवाइज करवा देता हूँ कि WACC जो है वो कैसे कंप्यूट होता था। ठीक है, आइए एक एग्जाम्पल की मदद से मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगा। और ये रहा आपके सामने बेटा वो एग्जाम्पल, एक बेसिक सा एग्जाम्पल है, लेकिन इससे बेटा आपको कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा। अब बेटा इस एग्जांपल में अगर देखोगे तो मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 ही सोर्सेज लिए हैं। मतलब ये मान लो कि हमारे बिजनेस में 50 लाख रुपए टोटल लगे हुए हैं, जिसमें से 40 लाख रुपए इक्विटी के लगे हैं और 10 लाख रुपए डेट के लगे हैं। ठीक है, मान लो फिलहाल कि 2 ही सोर्सेज हमारे बिजनेस में है, 2 ही सोर्सेज का पैसा लगा हुआ है, और दोनों की कॉस्ट आपको पता है बेटा हमें अलग अलग देनी ही चाहिए। ऐसे तो 20% इक्विटी की कॉस्ट है और 10% डेट की कॉस्ट है। ये अगर नहीं देगा तो हमने निकालना सीख लिया है। आपको मैंने इक्विटी की कॉस्ट निकालने के लिए 4 मॉडल सिखाए हैं, और ऐसे डेट को भी हमने कंप्यूट करना सीख लिया कि कैसे उसकी कॉस्ट ऑफ डेट निकलती है, मतलब डेट की कॉस्ट कैसे निकलती है, यहाँ पर दे रखी है। अब ना बेटा ध्यान रखें, 2 सोर्सेज की कॉस्ट मुझे पता है, मुझे ना इसको एक कॉस्ट बनाना है। मुझे एक कॉस्ट बताओ, क्योंकि मेरे को आगे ना ये जो पैसे मैंने लिए हैं इक्विटी से और डेट से, मुझे आगे पैसे इन्वेस्ट करने हैं। तो उस इन्वेस्टमेंट से मैं कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करूं, मुझे एक बताओ ना, कितना परसेंटेज मुझे आगे कमाना चाहिए ताकि मैं इनकी एक्सपेक्टेशन को पूरा कर दूं। इसका मतलब ये कि मुझे अपनी एक ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है। देखो बेटा, एक ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर मैं आपसे बोलूं तो एक तरीका तो ये भी है निकालने का। तरीका क्या है कि आप क्या कर दो, आप ये 20% लो और 10% लो, इन दोनों को टोटल करके इसका एवरेज कर लो, और ये आ जाएगा 15%। ठीक है, ये जो बेटा 15% आया ना हमारा, ध्यान रखिए बेटा ये एक सिंपल एवरेज है, ये हमें नहीं करना है। दिस इज सिंपल एवरेज। अगर मैं सिंपली कॉस्ट लेकर इनका ही एवरेज निकाल दूं, 2 कॉस्ट दे रखी है, दोनों को टोटल करके 2 से डिवाइड कर दिया, अगर मैं ये इसका एवरेज निकाल देता हूं तो ध्यान रखिए बेटा ये सिंपल एवरेज है। सिंपल एवरेज नहीं निकालनी है हमें। सिंपल एवरेज कभी भी अच्छा आंसर, सही आंसर नहीं देती है। सिंपल एवरेज हमेशा इंफीरियर होती है। हमेशा सुपीरियर कौन सी होती है बेटा? वेटेड एवरेज होती है। वो बात अभी हम प्रूव भी करेंगे। अब वेटेड एवरेज का क्या मतलब है, पहले मैं आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से अगर समझाऊं, याद दिलाऊं कि क्या हमने क्लासेस में पढ़ा था। अगर आप देखो बेटा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के कितने पैसे लगे हुए हैं यहाँ पर? सर इक्विटी शेयर होल्डर के 40 लाख रुपए लगे हैं। अच्छा बेटा, इक्विटी की कॉस्ट कितने की है? सर इक्विटी की कॉस्ट है 20%। किसका मतलब ये 40 लाख रुपए का इन्होंने हमें पैसा दिया है बिजनेस करने के लिए, और 20% का इनका एक्सपेक्टेशन है। मैं कह सकता हूं बेटा कि ये हमसे 8 लाख रुपए एक्सपेक्ट कर रहे हैं।
इक्विटी शेयर होल्डर 4 लाख का 20% कितना होता है, 8 लाख रुपए हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक साल में। और ऐसे अगर मैं डेट का बोलूं आपसे, तो डेट के बेटा बिजनेस में कितना पैसा लगा हुआ है, डेट का 10 लाख रुपए लगा हुआ है, और ये हमसे कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये हमसे 10% एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये हमसे 1 लाख रुपए एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखा जाए तो बेटा ये दोनों मिलकर हमसे 9 लाख रुपए चाहते हैं। 40 लाख का 20% हमसे इक्विटी वाले चाहते हैं, और 10 लाख का 10% हमसे डेट वाले चाहते हैं। मतलब हमें अगर इनकी एक्सपेक्टेशन को पूरा करना है तो हमें इनको 9 लाख रुपए देने पड़ेंगे। अगर हमें इनको 9 लाख रुपए देने हैं तो बेटा इन दोनों का मिला के हमारे बिजनेस में कितना पैसा लगा हुआ है, इन दोनों को मिला के हमारे बिजनेस में 50 लाख रुपए लगा हुआ है। 40 + 10 कितना लगा बेटा, इन दोनों को मिला के हमारे बिजनेस में 50 लगा। इस 50 लाख पर मुझे बेटा 9 लाख रुपए देने हैं। इस 50 लाख पर मुझे कितने रुपए देने हैं, 9 लाख रुपए देने हैं। 8 लाख रुपए इक्विटी वालों के देने हैं, और ऐसे बेटा 1 लाख रुपए मुझे देने हैं डेट वालों के। तो 9 लाख रुपए मुझे देने हैं, 50 लाख रुपए बेटा मेरे बिजनेस में लगे हैं। क्या मुझे बता सकते हो हमें इनको कितना % रिटर्न देना पड़ेगा? इन दोनों को मिला के अगर हम देखें तो कितना % हमें देना पड़ेगा? अगर मैं परसेंटेज में निकालना चाहूं तो 9 लाख को डिवाइड कर लो 50 लाख से और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो बेटा ये परसेंटेज में आता है 18%। ये 18% क्या है? ये बेटा हमारे फंड्स की एवरेज कॉस्ट है। हमारे फंड्स की एवरेज कॉस्ट 18% है, ना 20 ना 10। हमारे फंड्स की एवरेज कॉस्ट कितने की है? 18% है। अब 18% जो है ना, इसी को बोलते हैं WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कि ये हमारे बिजनेस का एक एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 18% का। जानते हो हमारा, क्योंकि ना ज्यादा पैसा हमारा 20% वाला लगा हुआ है। भाई देखो 50 लाख में से बेटा 20% तो आपका 40 लाख वाला, मतलब 40 लाख रुपए जो लगे हैं, मतलब 80% पैसा आपका 20% वाला कॉस्ट का लगा हुआ है। और मात्र 10 लाख रुपए आपके जो है 10% कॉस्ट वाले लगे हैं। इसलिए हमारी जो एवरेज कॉस्ट आई है ना, वो 20 के नजदीक आई है, वो 20 के नजदीक आई है। अब आप देखो, मैं इसको ना थोड़ा सा आपको अलग तरीके से समझाता हूं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऐसे हम नहीं निकालेंगे, मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा, लेकिन हमें यहां पर करना क्या। मान लो सपोज इतनी तो बात आपको समझ में आई है, एक बार आप चेक करो, क्या इतनी बात आपको समझ में आई जो यहाँ लिखी है? हाँ सर, ये तो बात हमें समझ में आ गई थी कि 40 लाख रुपए हमें 20% देना है और 10 लाख पर 10% देना है। हाँ सर, ये बात हमें समझ में आ गई है। अब मैं सपोज थोड़ा सा मैथमेटिक्स आपको यहाँ पर अगर दिखाऊं, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या इसको? मान लो कि सपोज मुझे ऐसे लिखना हो, कैसे सर? देखो सामने देखो बेटा, अगर मैं ऐसे लिखना चाहूं 40 लाख इंटू 20% अपॉन 50 लाख प्लस 10 लाख इंटू 10% अपॉन 50 लाख। क्या बताओ बेटा, मैं ऐसे लिख सकता हूं? फिलहाल 2 मिनट लेना, ये 100 को इग्नोर मार रहा हूं मैं, इसको हटा रहा हूं यहां से। क्या बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है, मैथ्स ही तो है। मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने इस वाले पोर्शन को अलग लिख दिया, इस वाले पोर्शन को अलग लिख दिया, और फिर इस वाले पोर्शन को अलग लिख दिया। ठीक है ना? फिर हमने क्या किया, इस वाले पोर्शन को अलग लिख दिया। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, अब बेटा सामने देखो, क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ क्या? ये जो है 40 लाख अपॉन 50 लाख, ये जो 40 लाख अपॉन 50 लाख है, इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ इसको कि 0.8। 40 अपॉन 50 बेटा कितना होता है? 0.8 मल्टीप्लाइड बाई 20%। और ऐसे ही अगर आप ये देखोगे तो 10 लाख अपॉन 50 लाख सिर्फ इतना अगर कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा 0.2। ये कितना आ जाएगा? 0.2 इंटू 10%। फिर से देखो एक बार, मैंने क्या किया, मैंने इसी चीज को थोड़ा सा स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट क्या कर दिया मैंने? 40 अपॉन ये इतने वाले पोर्शन को अलग लिख दिया। भाई मैथ्स है ना, अगर मान लो सपोज ये दोनों लिखे हों, अब बचपन में एलसीएम लेते थे ना, एलसीएम लेते थे, दोनों का एलसीएम लोगे तो 50 लाख आएगा, है ना? और ऊपर दोनों को लिख दोगे। मैंने इनको अलग अलग कर दिया। कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। मैथ्स ही मैं आपको फाइनल फॉर्मूला बताऊंगा कि फाइनली आपको क्या करना है, लेकिन कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अब देख लो, अभी भी हमारा 18% ही आएगा। 0.8 को 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0.8 को 20 से मल्टीप्लाई करके हमारा 16 आ जाएगा, और अगर 10 को 0.2 से मल्टीप्लाई कर दोगे 2 आ जाएगा। हमारा फाइनल आंसर बेटा अभी भी कितना आएगा? 18 ही आएगा। लेकिन अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, इस पूरे के पूरे कैलकुलेशन से मैं क्या बताना चाह रहा हूं, अब जो बेटा देखो यहाँ पे जो हमने 0.8 लिखा है ना, और जो ये 0.2 लिखा है, इसी को बोलते हैं वेट। इसी को क्या बोलते हैं? वेट। वेट का क्या मतलब है? वेट का क्या मतलब है कि हमारे बिजनेस में अगर 1 रुपी लगा है तो बेटा 80 पैसे पता है किसके लगे हैं? 80 पैसे इक्विटी वालों के लगे हैं, और 20 पैसे किसके लगे हैं? 20 पैसे डेट के लगे हैं। एक खूबी क्या होगी कि जो ये वेट्स निकल के आएंगे ना, वेट निकाला मैं सिखाऊंगा आपको, जो ये वेट्स निकल के आएंगे, इन वेट्स का सम हमेशा 1 होगा। वेट्स का सम हमेशा क्या होगा? 1 होगा। तो 0.8 और 0.2 जोड़ दोगे तो कितना आएगा बेटा? 1 आएगा। सम ऑफ वेट्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। या फिर ये कहें कि जो बातें अभी हमारे बिजनेस में 50 लाख रुपए के रिस्पेक्ट में बोली गई है कि हमारे बिजनेस में 50 लाख रुपए लगे हैं, 40 लाख रुपए इक्विटी के, 10 लाख रुपए डेट के, मैं इसी को ना 1 रुपए की टर्म्स में कन्वर्ट कर देता हूं। और 1 रुपए की टर्म्स में कैसे कन्वर्ट कर देता हूं कि अच्छा टोटल कितना लगा है? 50 लाख। 50 लाख में से 40 लाख इक्विटी के हैं,
तो 50 लाख में से 40 लाख इक्विटी के हैं तो इसका मतलब 80 पैसा इक्विटी का लगा है। 50 लाख में से 10 लाख रुपए डेट के हैं तो 20 पैसा डेट का लगा है। और ये जो मैंने निकाल दिया ना, ये जो है ना, इसको बोलते हैं वेट, इसको बोलते हैं वेट। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं ना आपको बताना नहीं चाहता कि मेरे बिजनेस में ना किस सोर्स का कितना कितना रुपया लगा है, मैं आपको ये डिटेल देना ही नहीं चाहता, मैं आपको ये डिटेल देना ही नहीं चाहता कि मेरे बिजनेस में कितना कितना पैसा लगा हुआ है किस किस सोर्स का। मैं सिंपली बस आपको ये बता दूं कि मेरे बिजनेस में 80% इक्विटी के लगे हैं और 20% डेट के लगे हैं। तो क्या आप फिर भी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल सकते हो? हाँ। हमारा अगर देखो तो बेटा फॉर्मूला क्या बन जाता है, हम कह रहे हैं हमारा फॉर्मूला ये बन जाता है कि मैं अगर वेट ऑफ इक्विटी को कॉस्ट ऑफ इक्विटी से मल्टीप्लाई कर दूं और ऐसे ही वेट ऑफ डेट को कॉस्ट ऑफ डेट से मल्टीप्लाई कर दूं और उन दोनों को जोड़ दूं, तभी मेरा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकल आएगा। अब आप देखो मैंने 20%, क्योंकि जो मेरा 20% कॉस्ट वाला पैसा है बेटा उसको मैंने 80% वेट दिया है, और जो 10% वेट वाला कॉस्ट वाला पैसा है उसको मैंने सिर्फ 20% वेट दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि पैसा भी इस तरीके से लगा हुआ है, 80% पैसा इक्विटी का लगा है, 20% पैसा डेट का लगा है, तो ज्यादा वेट किसको मिलना चाहिए? जिसके पैसे ज्यादा लगे हैं। तभी देखो 20% को हमने 0.8 वेट दिया है और 10% को मात्र 0.2 वेट दिया है, और मल्टीप्लाई करने पर आप देख लो हमारा आंसर 16 + 2 18% आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ना मैंने जब आपको बताया ना कि वेट्स 80% इसका और 20% इसका, तो मुझे अब आपको अमाउंट बताने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल मान लो मेरे बिजनेस में करोड़ों रुपए लगा हुआ है, ठीक है, और मैं आपको ना बताना नहीं चाहता कि मेरे बिजनेस में करोड़ों रुपए लगा है, लेकिन मैं आपसे कॉस्ट निकलवाना चाहता हूं। अब मेरे बिजनेस में अगर 100 करोड़ भी लगे हैं मान लो, और मैं 800 करोड़ 80 करोड़ पे मान लो इक्विटी के हैं और 20 करोड़ डेट के हैं, तो मैं आपको 100 करोड़ की फिगर नहीं बताऊंगा, मैं आपको कहूंगा बताओ मेरा 80% पैसा इसमें लगा है और 20% पैसा इसमें लगा है, अब बताओ मेरा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा। तो आपको सिर्फ क्या चाहिए? आपको सिर्फ वेट्स चाहिए, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनो, अभी क्योंकि हमारे बिजनेस में ज्यादा पैसा बेटा किसका लगा था? इक्विटी का, तभी हमारा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ना 20% के नजदीक आई थी। मैं सपोज अगर उल्टा कर देता हूं, सपोज मैं अगर उल्टा उल्टा कर दो, मान लो सपोज मैं आपसे ये कहता हूं, सामने देखना बेटा, कि हमारे इक्विटी के सिर्फ 10 लाख रुपए लगे हैं और डेट के बेटा 40 लाख लगे हैं। डेट के कितने लगे हैं? 40 लाख लगे हैं। तो टोटल अभी भी कितना लगा है? 50 लाख लगा है। अगर मैं नॉर्मल तरीके से, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अगर मैं वैसे ही कॉस्ट कंप्यूट करूं ओवरऑल, तो कैसे निकालोगे आप कहोगे सर अच्छा 10 लाख रुपए पर 20% देना है। 10 लाख रुपए पर कितना देना है? 20% देना है, मतलब 2 लाख रुपए देने हैं, और 40 लाख रुपए पर 10% देना है, ठीक है, मतलब 4 लाख इनको देने हैं। और टोटल बेटा बिजनेस में कितने रुपए लगे हैं? टोटल बिजनेस में 50 लाख रुपए लगे हैं। टोटल बिजनेस में कितने लगे हैं? 50 लाख लगे हैं, ठीक है। अब मुझे जरा बताना मेरा एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना आ जाएगा? सर 2 लाख रुपए मुझे इक्विटी वालों को देने पड़ेंगे क्योंकि उनके सिर्फ 10 लाख रुपए लगे हैं, और मुझे 4 लाख रुपए इनको देने पड़ेंगे, 4 लाख रुपए इनको देने पड़ेंगे। टोटल बेटा बिजनेस में कितने रुपए लगे हैं? 50 लाख रुपए। तो अगर हम देखें तो 6 लाख रुपए हमें टोटल देने हैं दोनों को मिला के 50 लाख रुपए पर। तो 6 लाख को बेटा अगर 50 लाख से डिवाइड अगर मैं करता हूं, तो 6 लाख को 50 लाख से डिवाइड करके आ रहा है 12%। इस बार बेटा मेरी डब्ल्यूएसीसी कितना है? 12% आई है। इस बार मेरी डब्ल्यूसीसी 12%, पता है क्यों आई है? 10% के नजदीक आई है। 10% के नजदीक क्यों आई है? क्योंकि इस बार ज्यादा वेट किसका है? डेट का है। 20% का इंपैक्ट कम है, 20% का इंपैक्ट कम है, ज्यादा वेट किसका है? ज्यादा वेट जो है बेटा वो डेट वालों का है। अच्छा, लेकिन ना हम ऐसे नहीं करेंगे, ये तरीका नहीं है करने का, ये तो बड़ा लंबा तरीका है, ऐसे नहीं करना है। हमें कैसे करना है? हमें हमारे करने के लिए क्या तरीका है? मैंने आपसे बोला कि हम जो करेंगे वो कैसे करेंगे। हम कहेंगे देखो कुछ ऐसे सोचना है हमें, 10 लाख इंटू 20% अपॉन 50 लाख प्लस 40 लाख इंटू 10% अपॉन 50 लाख। अगर बेटा सिर्फ इसको देखें तो ये कितना हो गया? ये हो गया सर 0.2 इंटू 20%, और सिर्फ इसको देखें तो ये कितना हो गया? 0.8 इंटू 10%। इस बार बेटा इक्विटी का वेट कितना है? 20% है, और वेट डेट का वेट कितना है? 80% है। इक्विटी का वेट कितना है? 10, और डेट का वेट कितना है? 80। तो हमारा बेटा कितना आ जाएगा? 20 का 20%, 20 का 0.2 कर लो 4, और 10 का 0.8 कर लो 8, कितना हो गया बेटा? 12%। हमें बेटा ध्यान रखें, हमें वेट्स चाहिए सिर्फ, हमें अमाउंट अगर देगा तो वेट हमें निकाल लेंगे। और वेट निकालने का क्या तरीका है? अब पहले तो बेटा देखो, अब मैं आपको जो डब्ल्यूएसीसी का फॉर्मूला आपको बताऊंगा वो क्या है। हमारा डब्ल्यूएसीसी निकालने का फॉर्मूला क्या है? फाइनल फॉर्मूला क्या है? हमें जितने सोर्स दे रखे होंगे सबका वेट चाहिए और सबका कॉस्ट चाहिए, सबका वेट चाहिए और सबका कॉस्ट चाहिए। वेट कैसे आता है बताता हूं अभी, लेकिन सबसे पहले वेट चाहिए। जैसे हमारे दो सोर्सेज हैं, तो वेट इक्विटी का चाहिए और उसकी फिर कॉस्ट चाहिए। वेट को कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना है। फिर दूसरा सोर्स कौन सा है? डेट का। वेट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ डेट को मल्टीप्लाई करना है। वेट कैसे आते हैं?
इक्विटी का जितना पैसा लगा है, हमारे इस एग्जांपल में इक्विटी का कितना पैसा लगा है, 10 लाख रुपए। इक्विटी का जितना पैसा लगा है डिवाइडेड बाय टोटल पैसा कितना लगा है, और मल्टीप्लाइड बाय के कितना है, 20। ऐसे ही वेट ऑफ डेट कैसे आएगा, डेट का कितना पैसा लगा है, 40 लाख, और टोटल कितना रुपया लगा है, 50 लाख, और कॉस्ट कितनी है बेटा उसकी, 10। ठीक है, अब ये 10/50 कितना आएगा, 0.2, और 40/50 कितना आएगा, 0.8। ठीक है, तो ये 0.2 क्या है, वेट ऑफ इक्विटी, और ये 0.8 क्या है, वेट ऑफ डेट। और फिर बस कर दो, आप निकल जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। लेकिन बेटा अगर आप सिंपली 20 और 10 को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दोगे 15%, वो तो सिंपल एवरेज आएगा। सिंपल एवरेज नहीं चाहिए अपने को, हमें क्या चाहिए, वेटेड एवरेज चाहिए। ठीक, ये बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई। अब जरा आगे फर्दर बात सुनो, अब ध्यान से बस सुनते जाना बेटा। बस मैं इसको फिर से हटा रहा हूँ क्योंकि रिविजन चल रही है, और बेटा आप अपने रजिस्टर पे देखो, मैंने सारी नोटिंग करा रखी है, आपको सारी नोटिंग करा रखी है। अब बस आप सामने बस फिर से बस सारी बातों को एक बार मेरे साथ गो थ्रू कर रहे हो बस, है ना। अब ध्यान से सुनना बेटा, सपोज मैं आपसे कहता हूँ कि हमारे 25 लाख रुपए इक्विटी के लगे हैं और 25 लाख रुपए डेट के लगे हैं, दोनों बराबर बराबर लगे हैं, दोनों बराबर बराबर लगे हैं। अगर बेटा दोनों बराबर बराबर लगे हैं तो मुझे बताओगे कि हमारा वेट ऑफ इक्विटी क्या होगा। वेट ऑफ इक्विटी, पहले वेट निकालना सिखाओ, वेट ऑफ इक्विटी क्या होगा। सर इक्विटी का वेट होगा, इक्विटी के पैसे कितने लगे हैं, 25 लाख, डिवाइडेड बाय टोटल पैसे बिजनेस में कितने लगे हैं, 50 लाख। तो वेट ऑफ इक्विटी कितना हो गया, 0.5। चलिए वेट ऑफ डेट कितना हो जाएगा बेटा, डेट के पैसे कितने लगे हैं, 25 लाख, और बिजनेस में टोटल कितने पैसे लगे हैं, 50 लाख। तो वेट ऑफ डेट भी कितना हो गया, 0.5। मतलब और बड़ी लॉजिकल सी कॉमन सेंस वाली बात है, दोनों को बराबर बराबर पैसे लगे हैं तो बेटा वेट कितना होगा, 0.5 हाफ हाफ, है ना। 0.5 क्या बोलता है कि हमारे बिजनेस में जितना पैसा लगा है, अगर मैं 1 रुपए के रिस्पेक्ट में बोलूं तो 1 रुपए में से 50 पैसे इक्विटी के लगे हैं और 50 पैसे डेट के लगे हैं। वेट का सम हमेशा ध्यान रखना 1 होगा बेटा, वेट का सम हमेशा 1 होगा। अच्छा, अब मैं अगर यहाँ पे WACC निकालना अगर चाहूं तो WACC बेटा कैसे निकलेगा। सर WACC निकालने का तरीका हो गया हमारा, पहले हमें क्या करना है, पहले हमें वेट ऑफ इक्विटी लेना है, वेट ऑफ इक्विटी को कॉस्ट ऑफ इक्विटी से मल्टीप्लाई करना है। ऐसे ही वेट ऑफ डेट को कॉस्ट ऑफ डेट से मल्टीप्लाई करना है। वेट ऑफ इक्विटी कितना है, 0.5, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना था, 20। ऐसे ही वेट ऑफ डेट कितना है, 0.5, और कॉस्ट ऑफ डेट कितना है, 10। ये कितना हो गया, 20 को 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे 10 आएगा, और 10 को 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे 5 आएगा। टोटल बेटा कितना हो गया, टोटल हो गया 15% का। इस बार हमारा WACC कितना आया, 15%। और बेटा इस बार ना बेटा अगर आप सिंपल एवरेज निकालोगे, सिंपल एवरेज बेटा कैसे निकलता है, वेट को बिना रिस्पेक्ट किए सिर्फ कॉस्ट ले लो, 20% प्लस 10% और 2 से डिवाइड कर दो, ये सिंपल एवरेज भी 15 आ रहा है। इस बार वेटेड एवरेज भी 15 आ रहा है, सिंपल एवरेज भी 15 आ रहा है, वेटेड एवरेज भी 15 आ रहा है। पता है दोनों क्यों बराबर, क्यों दोनों सेम आ रहे हैं इस बार, क्योंकि सिंपल एवरेज बेटा यही एज्यूम करता है कि सबका पैसा बराबर लगा हुआ है, इसलिए सिंपल एवरेज कभी भी ठीक आंसर नहीं देता, क्योंकि ज्यादातर सबके पैसे बराबर लगे नहीं होते। लेकिन अगर सबके पैसे बराबर लगे हो तो सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज एक ही आंसर देते हैं, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज सेम आंसर देते हैं। लेकिन ज्यादातर हमारे क्वेश्चन में ऑफ कोर्स बेटा सबके पैसे बराबर तो लगे नहीं होंगे, इसलिए सिंपल एवरेज कभी भी नहीं निकालना, क्योंकि सिंपल एवरेज सबको बराबर नजर से देखता है कि सबके पैसे बराबर 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 लगे हैं। लेकिन वेटेड एवरेज क्या करता है, जिसका ज्यादा पैसा लगा है उसको ज्यादा वेट देगा, जिसका कम पैसा लगा है उसको कम वेट देगा, इसलिए हमेशा वेटेड एवरेज सुपीरियर होता है। ठीक है, तो ये बातें बेटा हैं जो हमने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में थोड़ी बहुत समझी। मैं अब कुछ और बातें आपको बोलूंगा ताकि फिर आपका जो कॉन्सेप्ट है और अच्छे से एक बार रिवाइज हो जाए। अब देखो बेटा मैंने ये सामने आपके एग्जांपल लिया, इस एग्जांपल में मैंने ना 3 सोर्सेज लिए हैं। कितने सोर्स लिए हैं, 3 सोर्स लिए हैं। इक्विटी के हमारे बेटा कितने पैसे लगे हैं, 5 लाख, प्रेफरेंस के लगे हैं 3 लाख, और डेट के लगे हैं 2 लाख। तीनों को मिला के कितने रुपए लगे हैं, 10 लाख रुपए लगे हैं। ठीक है, और तीनों की कॉस्ट हमें निकाल के दे रखी है। मैं पहले आपसे फिर से वही सवाल करूंगा, मुझे बता सकते हो कि कितना वेट किस पर्टिकुलर सोर्स का है। वेट का मतलब सिंपली ये है कि कितने परसेंट पैसे किसी पर्टिकुलर सोर्स के लगे हैं। बस वो परसेंटेज ना हम बोल के हम उसे डेसिमल में निकाल देते हैं। जैसे कि सपोज मैं यहां पर आपसे पूछूं कि हमारा इक्विटी का पैसा कितना लगा है, तो बेटा कैसे निकालते हैं किसी का भी वेट, इक्विटी का पैसा कितना डिवाइडेड बाय टोटल पैसा कितना। सपोज मैं आपसे ये कहूं कि देखो अच्छा इक्विटी का पैसा 5 लाख डिवाइडेड बाय टोटल पैसा कितना, 10 लाख, तो इक्विटी का वेट कितना हो गया, इक्विटी का वेट हो जाएगा बेटा 5 लाख को 10 लाख से डिवाइड करोगे तो 0.5 आएगा।
आधे पैसे 10 लाख में से किसके लगे हैं बेटा, इक्विटी लगे हैं। 1 रुपए में से 50 पैसे इक्विटी का लगा है। अच्छा, प्रेफरेंस का अगर आपको मान लो डेट अगर वेट निकालना होगा तो क्या करोगे सर, प्रेफरेंस के लिए प्रेफरेंस का पैसा कितना लगा है 3 लाख, डिवाइडेड बाय टोटल पैसा कितना लगा है 10 लाख, तो 3 लाख को 10 लाख से डिवाइड अगर करोगे तो वेट ऑफ प्रेफरेंस बेटा कितना आएगा, वेट ऑफ प्रेफरेंस आएगा 0.3। ऐसे ही अगर मान लो मुझे डेट का वेट अगर बेटा निकालना हो, डेट का अगर वेट निकालना होगा तो डेट का वेट कैसे निकालोगे सर, डेट का वेट निकालने के लिए आपको 2 लाख अमाउंट ऑफ डेट डिवाइडेड बाय टोटल पैसा, तो ये कितना निकल के आएगा बेटा, वेट ऑफ डेट 0.2 निकल के आएगा। तीनों का सम देख लो कितना है, 0.5, 0.3 और 0.2, तीनों को जोड़ दोगे तो बेटा कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इसका मतलब ये सम ऑफ वेट्स कितना होता है, 1 होता है। अच्छा, कुछ लोग ना वेट को परसेंटेज में निकाल देते हैं। मैंने जैसे 0.5 निकाला है, आप 100 से मल्टीप्लाई करके 50% बोल लो कि 50% पैसा इक्विटी का लगा है, वो 100 रुपए के रिस्पेक्ट में फिर बोला जाएगा। ऐसे ही हम कह सकते हैं कि वेट ऑफ प्रेफरेंस 30% है और वेट ऑफ डेट जो है वो 20% है। अगर मैं 100 रुपए के रिस्पेक्ट में बोलना चाहूं तो 50 रुपए लगे हैं किसके, इक्विटी के, 30 रुपए लगे हैं प्रेफरेंस के और 20 रुपए लगे हैं डेट के। लेकिन ना 100 रुपए के रिस्पेक्ट में जनरली आंसर दिए नहीं जाते। हम ज्यादातर वेट जो निकालते हैं वो डेसिमल में निकालते हैं, मतलब 1 रुपए के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। तो हर 1 रुपए में से 50 पैसे इक्विटी के हैं, 30 पैसे प्रेफरेंस के हैं और 20 पैसे डेट के हैं। ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ हमारा वैसे फॉर्मूला क्या होना चाहिए, मैं अभी ना आपको बताऊंगा फाइनल फॉर्मेट एग्जाम में कैसे लिखना होता है। हालांकि जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनको तो पता ही है, मैं रिवाइज करवा रहा हूं आपको। तो देखो हमारा वैसे तरीका क्या है, तरीका है सर क्या कि आप लोग पहले वेट ऑफ इक्विटी और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, फिर लो आप वेट ऑफ प्रेफरेंस, फिर किससे मल्टीप्लाई कर दो, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, फिर लो आप वेट ऑफ डेट और फिर किससे मल्टीप्लाई कर दो, कॉस्ट ऑफ डेट। वेट ऑफ इक्विटी बेटा यहां पर कितना है सर, वेट ऑफ इक्विटी है 0.5 और कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है सर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 20%। वेट ऑफ प्रेफरेंस कितना है 0.3 और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कितना दे रखा है 15%। ऐसे ही वेट ऑफ डेट कितना है, वेट ऑफ डेट सर है 0.2 और कॉस्ट कितना बेटा उसका 10%। ठीक है, अब सब ये सब करके देख लो, 20 को जब आप 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे, 20 को 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10 आएगा। इसका मतलब ये कि 10% तो इक्विटी का वेट आ गया इसमें, मतलब कॉस्ट आ गया। और ऐसे ही 15 को जब आप 0.3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मेरे ख्याल से बेटा ये 4.5% आ जाएगा। और ऐसे ही 10 को जब आप 0.2 से मल्टीप्लाई कर दोगे 2 आ जाएगा। और इन तीनों को जब जोड़ दोगे तो 10 प्लस 4.5 प्लस 2, ये बेटा 16.5% की कॉस्ट आएगी। दिस इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये क्या है बेटा, आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 16.5% का। लेकिन बेटा अपना एग्जाम में आपको प्रेजेंटेशन कैसे दे के आनी है ये मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसी एग्जाम्पल की मदद से ही। ठीक है, अब ध्यान से प्लीज बेटा देखना। हमें सबसे पहले क्या करना होता है, हमें सबसे पहले अगर मान लो मैं अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको प्रेजेंटेशन बताऊं तो सबसे पहले बेटा एक कॉलम बनाओगे आप सोर्स का, जैसे मैंने यहाँ पर सोर्स का कॉलम बना दिया। उसके बाद फिर उस सोर्स का कितना अमाउंट हमारे पास है, मतलब हमने कितने पैसे इस पर्टिकुलर सोर्स से रेज कर रखे हैं वो आपको लिखना है, मतलब अमाउंट लिखना है। और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर वेट्स लिखने हैं। वेट्स बेटा कैसे लिखते हैं, वेट्स अब आपको निकालने आ गए हैं। अगर मान लो आपको इक्विटी का वेट निकालना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, इक्विटी के कितने पैसे लगे हैं डिवाइडेड बाय टोटल पैसे कितने लगे हैं। अगर हम देखें तो बेटा यहाँ पर इक्विटी के कितने पैसे लगे हैं सर, इक्विटी के 5 लाख रुपए लगे हैं और हमारे टोटल पैसे कितने लगे हैं बिजनेस में, टोटल पैसे 10 लाख लगे हैं। इक्विटी के 5 लाख लगे हैं, टोटल पैसे 10 लाख लगे हैं और 5 लाख अपॉन 10 लाख करके क्या आएगा बेटा, 5 लाख अपॉन 10 लाख करके 0.5 वेट आएगा। ऐसे ही यहाँ पर 3 लाख लेंगे अपॉन 10 लाख लेंगे और हमारा ये वेट कितना आएगा बेटा 0.3। ऐसे ही 2 लाख रुपए लेंगे अपॉन 10 लाख लेंगे और हमारा यहाँ पर वेट कितना आ जाएगा 0.2। और मैंने आपको क्या बताया बेटा, वेट का सम हमेशा 1 होगा। आप हमेशा चेक करेंगे तो वेट का सम कितना मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। और इसका क्या मतलब है कि हमारे 1 रुपये अगर बिजनेस में लगे हैं तो 50 पैसे किसके लगे हैं इक्विटी के, 30 पैसे किसके लगे हैं हमारे प्रेफरेंस के और 20 पैसे किसके लगे हैं डेट के लगे हैं। इसके बाद बेटा जो हमारा अगला कॉलम बनता है वो बनता है कॉस्ट का। अगला कॉलम किसका बनता है, कॉस्ट का, क्योंकि हमने अभी भी देखा हमें किन दो चीजों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, हमें मल्टीप्लाई करना होता है वेट को और कॉस्ट को, वेट को और कॉस्ट को, वेट को और कॉस्ट को। तो वेट तो बेटा हमने तीनों के निकाल लिए हैं, अब क्या चाहिए अपने को, कॉस्ट चाहिए। कॉस्ट हमें यहाँ पर दे रखी है कितनी कितनी है, 20 है, 15 है और 10 है। ये लो जी, मैंने यहाँ पर कॉस्ट लिख दी और कॉस्ट कितनी कितनी लिख दी, 20 लिखी, 15 लिखी और 10 लिखी, है ना। और अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अब हम फाइनल कॉलम बनाएंगे WACC का। एक बार बेटा वापस से देख लो, पहला कॉलम किसका बनाओगे आप, सोर्स का बनाओगे। दूसरा कॉलम किसका बनाओगे, अमाउंट का बनाओगे। तीसरा कॉलम क्या बनाओगे, वेट का। इसी अमाउंट की मदद से क्या निकाल दोगे, वेट्स निकाल दोगे। और उसके बाद फिर आप स्पेसिफिकली जितनी भी हमारी कॉस्ट के परसेंटेजेस होंगे उससे मल्टीप्लाई करके WACC निकाल लो। अब आपको क्या करना है, वेट को और कॉस्ट को मल्टीप्लाई करना है, वेट को और कॉस्ट को मल्टीप्लाई करना है। 0.5 को अगर 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारा कितना आएगा बेटा, 10 आएगा। ऐसे ही इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 15 को 0.3 से तो ये कितना आएगा, 4.5 आएगा। ऐसे ही इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा कितना आएगा, 2 आएगा। और हमारा ये टोटल कितना आ जाएगा, 16.5।
ये बेटा फाइनल फॉर्मेट है, आपको एग्जाम में इस तरीके से फॉर्मेट जो है वो जो है लिख के आना है। तो WHCC हमारा कितना आ जाएगा 16.5%। आइडियली ऐसे कर सकते हैं, अगर मान लो सिंपली अगर मान लो 5 मार्क्स का एक WHCC का क्वेश्चन, मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। अगर मान लो 5 मार्क्स का एक WHCC का क्वेश्चन आया है तो आप इस तरीके से वहां पर फॉर्मेट बना के कंप्यूट करके आ सकते हैं। ठीक है जी। तो यहां पर मैंने आपको क्या बताया, अगर मान लो हमें इस तरह का कोई क्वेश्चन दे रखा है तो हमें फिर कुछ कॉलम्स बनाने हैं। पहला कॉलम किसका होगा, सोर्स का, दूसरा कॉलम अमाउंट का, तीसरा कॉलम वेट का, फिर कॉस्ट का, और फिर फाइनली WHCC का। तो बेटा अभी तक का जो हमारा डिस्कशन हुआ है उसमें हमने क्या सीखा सर? अभी तक के डिस्कशन से हमने ये सीखा कि हमें वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कंप्यूट करने के लिए दो चीजें चाहिए, एक चाहिए कॉस्ट चाहिए हर एक सोर्स की, और एक चाहिए वेट। ठीक है, आगे जाके जब मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा आज की क्लास में, तो हम देखेंगे हो सकता है हमें कॉस्ट निकालनी पड़ जाए, और कॉस्ट निकालना हम सीख चुके हैं, और वेट निकालना मैंने आपको अभी अभी सिखा दिया। वेट कैसे निकालते हैं, जिस भी सोर्स का वेट निकालना हो उसका अमाउंट देखो कितना लगा है बिजनेस में और डिवाइड कर दो टोटल अमाउंट से। ऐसे ही हमने अगर मान लो इक्विटी का निकालना तो इक्विटी का अमाउंट लो डिवाइड बाय टोटल पैसा कितना लगा हुआ है, डेट का लेना है तो डेट का अमाउंट लो डिवाइडेड बाय टोटल पैसा देख लो कितना लगा हुआ है ना। इस तरीके से वेट्स निकलाएंगे। अब ना बेटा सवाल ये उठता है कि जो ये वेट्स के लिए हमने अमाउंट यूज किए हैं, ये अमाउंट कौन से हैं, ये अमाउंट कहां से आए? ये अमाउंट जो है ना, इस पर बेसिकली अब देखो एक डिस्कशन चलता है कि ये जो अमाउंट है, अगर तो मान लो मैंने अपने बैलेंस शीट की वैल्यूज से पिक किए हैं। फॉर एग्जांपल जैसे भाई मैं अगर किसी कंपनी की बात कर रहा हूं तो मैं किसी कंपनी की बात कर रहा हूं, बेटा उस कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स होंगे, और उस कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब उसकी बैलेंस शीट में इक्विटी का पैसा लिखा होगा कि कितना पैसा लगा हुआ है, प्रेफरेंस का भी पैसा लिखा होगा, डेट का भी पैसा लिखा होगा। तो जो मैं अभी आपके साथ कैलकुलेशंस यहां पर सारी सीख रहे थे हम, और इन सारे कैलकुलेशंस में हमने जो ये अमाउंट यूज किए थे बेटा, जो ये अमाउंट यूज किए थे, अगर तो ये मैंने बैलेंस शीट से पिक किए हैं, मतलब अपने बुक से पिक किए हैं, तो हम कहेंगे कि हमने बुक वैल्यू वेट्स यूज किए हैं। क्या कौन से वेट्स यूज किए हैं? बुक वैल्यू वेट्स यूज किए हैं। मतलब ये कि अगर जो ये अमाउंट हमने यहां पर लिखे हैं, अगर ये हमने अपने बुक से पिक किए हैं, मतलब अपनी बैलेंस शीट से हमने निकाल लिए कि अच्छा इक्विटी का इतना पैसा लगा, डेट का इतना, प्रेफरेंस का इतना, तो हम क्या बोलते हैं, ये बुक वैल्यू वेट्स हैं। और यही मान लीजिए बेटा अगर हमने इन सोर्सेज की, क्योंकि हो सकता है ना हमारे जैसे शेयर्स वगैरह मार्केट में लिस्टेड हो तो उनका एक मार्केट वैल्यू होगा, हमारे हो सकता है कि जो डिवेंचर्स या डेट सिक्योरिटीज वो भी लिस्टेड हो तो उसका भी एक मार्केट वैल्यू होगा। और अगर मान लो मैंने इनका मार्केट वैल्यूज कंसीडर किए हैं, इंस्टेड की बुक से वैल्यू उठाई, मैंने इनके मार्केट वैल्यूज निकाल लिए, अभी मैं बताऊंगा कब कौन सा यूज होता है। मान लो मार्केट वैल्यूज उठा लिए, तो उस केस में हम बोलेंगे ये जो हमने वेट यूज किए हैं ना, वो मार्केट वैल्यू वेट्स यूज किए हैं। फिर से बोलता हूं, ये जो हमने अभी अभी यहां पर मान लो मैंने आपको निकालना सिखाया, ये अमाउंट बेटा डिपेंड करता है कि कहां से पिक किए हैं। अगर तो ये अमाउंट मैंने अपनी बैलेंस शीट से पिक की है, अपनी बुक से पिक की है, तो जो ये वेट्स निकल के आएंगे बेटा, इसको हम एक नाम देंगे बुक वैल्यू वेट्स। अभी आगे जाके ना इसमें बड़ा विवाद है कि बुक वैल्यू वेट्स यूज करें कि मार्केट वैल्यू वेट्स यूज करें, तो ये होते हैं फिर बुक वैल्यू वेट्स। और अगर मान लो सपोज मैंने ये जो अमाउंट लिखे हैं ये हमारे बुक से नहीं उठाए, ये मैंने अपने सारे सोर्सेज का मार्केट वैल्यू उठाया है, मतलब हमारे जितने भी मान लो बिजनेस में पैसे लगे हैं उसका मार्केट वर्थ क्या चल रहा है स्टॉक मार्केट में, उसके हिसाब से अगर मैंने ये वैल्यूज ली हैं, तो फिर ये जो बेटा वेट्स निकल के आएंगे, फिर ये कौन से वेट्स निकल के आएंगे, मार्केट वैल्यू वेट्स। तो ना हमारे इंस्टीट्यूट में ना वेट्स को लेकर, जो ये वेट हमने अभी लिए हैं, इसको लेकर ना अच्छा खासा डिस्कशन कर रखा है। लेकिन हालांकि हमारे इंस्टीट्यूट ने 3 अप्रोचेस बताई हैं, लेकिन जो ये सेकंड और थर्ड अप्रोच है ना, बिल्कुल आसान सी है। इसके ऊपर मैं एक एक क्वेश्चन अभी आपके साथ डिस्कस भी कर लूंगा। क्लास में अगर आपको याद हो बेटा, मैंने देखो हर एक चीज पर आपको एक क्वेश्चन करवाया था, ये देखो लिखा हुआ था हमने। लेकिन फिलहाल के लिए मैं अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन है बेटा, जिसका सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं एग्जाम में आने के, वो ये कि आपको जब वो WHCC निकालने के लिए बोलेगा, तो वो या तो बेटा आपको बुक वैल्यू वेट्स यूज करने के लिए बोलेगा या मार्केट वैल्यू वेट्स यूज करने का बोलेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। और फ्रैंकली बताऊं बेटा, आज तक पुराने जितने भी हमारे सिलेबसेस गए, इंस्टीट्यूट ने हमेशा सिर्फ यही 2 वेट्स दिए होते थे। पहली बार बस इंस्टीट्यूट ने जो है कुछ अभी और भी अप्रोचेस दे दिए, हालांकि इसमें कुछ है नहीं, बिल्कुल आसान सी है ये, लेकिन अभी भी बेटा इंपॉर्टेंट तो यही है कि हमें जब वेट डिसाइड करना पड़ता है कि हम वेट कौन से लें, तो ये 2 वेट्स में से बेटा एक डिसाइड करना पड़ता है कि बुक वैल्यू वेट्स है या मार्केट वैल्यू वेट्स है। ठीक है, अब मैंने अगर आपको बेटा याद हो तो क्लास में हमने एक डिस्कशन किया था कि कौन सा हम बेहतर होता है, कौन सा लेना चाहिए। मान लो अगर सपोज किसी क्वेश्चन में हमें बुक वैल्यूज भी दे रखी है और मार्केट वैल्यूज भी दे रखी हैं, देखो वैसे तो चांसेस है कि क्वेश्चन हमें खुद क्लैरिफाई कर देता है कि आपको कैसे निकालना है। कई बार दोनों से पूछ लेता है, कभी कभार एक से पूछता है, और जनरली क्लैरिफाई कर देता है, पर नहीं क्लैरिफाई करता है। और अगर मार्केट वैल्यू वेट्स या कहें मार्केट वैल्यू वेट्स यूज हो सकते हैं, तो हमें मार्केट वैल्यू वेट्स प्रेफर करने चाहिए। हालांकि हमारे एग्जाम में ऐसा हमारे लिए दुविधा क्रिएट नहीं करता एग्जामिनर, वो क्लैरिफाई कर देता है कि हमें कैसे निकालना है। लेकिन हाँ, अगर मेरे को प्रैक्टिकली बोलना हो कि इनमें से बेहतर कौन सा है, तो जनरली कहा जाता है कि मार्केट वैल्यू वेट्स थोड़े बेहतर होते हैं।
ठीक है, ये बेहतर क्यों होते हैं, ये मैं आपको ना एक एग्जाम्पल जब मैं ले लूंगा ना उसके बाद बताऊंगा तो आपको ज्यादा ठीक से अप्रिशिएट कर पाएंगे आप। देखो, हमने बेटा क्लास में ऐसे कुछ एक एग्जाम्पल किया था, अगर मैं आपको याद लाऊं तो ये एक एग्जाम्पल है, इसकी मदद से मैंने समझाया था। जैसे कि आप देखो, अगर यहाँ पर हमें इस एग्जाम्पल में दो सोर्सेज दे रखे हैं, एक इक्विटी दे रखा है और दूसरा कौन सा दे रखा है, डेट दे रखा है। दोनों की कॉस्ट दे रखी है, दोनों की बुक वैल्यूज दे रखे हैं। बेटा बुक वैल्यू का क्या मतलब है, बैलेंस शीट में जो वैल्यूज लिखी हैं वो लिखी हुई है। अगर हम देखें तो बेटा बैलेंस शीट में हमारे इक्विटी के 20 लाख रुपए लिखे हैं और डेट के 20 लाख रुपए लिखे हैं, इसका मतलब बैलेंस शीट के हिसाब से हमारे बिजनेस में 40 लाख रुपए लगे हुए हैं। अगर मान लो बेटा मैं 20 लाख और 20 लाख इसकी मदद से ही वेट निकाल दूं तो बेटा 0.5 निकल के आएगा। कैसे, 20 लाख इक्विटी का लगा है डिवाइडेड बाय टोटल 40 लाख, 20 लाख डेट का लगा है डिवाइड बाय टोटल 40 लाख, और 0.5 के हमारे वेट्स आ जाएंगे, और 0.5 1 हो गया, सम 1 हो गया। और इसके बेसिस पे बेटा अगर मैं डब्ल्यूएसी से निकाल दूंगा तो फिर उसे बोलेंगे वो बुक वैल्यू वेट्स की मदद ली है आपने। लेकिन अगर बेटा मुझे इनकी बुक वैल्यू नहीं मार्केट वैल्यू कंसीडर करनी हो तो मुझे क्या करना चाहिए, कॉलम बेटा वही वैसे ही बनेंगे, पहले सोर्स का कॉलम बनेगा, उसके बाद अमाउंट का कॉलम बनेगा। लेकिन बेटा इस बार ना अमाउंट के कॉलम में इस बात को ध्यान रखना है मुझे, अगर देखो क्वेश्चन में क्लैरिफाई, जैसे यहाँ पे मैंने लिखवा दिया है कि या क्या यूज करने हैं, मार्केट वैल्यू वेट्स, कैलकुलेट डब्ल्यूएसीसी, कौन से वेट यूज करने हैं, मार्केट वैल्यू वेट्स। अगर मार्केट वैल्यू वेट्स यूज करेंगे तो ध्यान रखिए बेटा यहाँ पर अमाउंट के कॉलम में हमें फिर बुक वैल्यूज नहीं, हमें क्या लिखनी पड़ेगी, हमें मार्केट वैल्यूज लिखनी पड़ेंगी। क्या लिखनी पड़ेंगी, मार्केट वैल्यूज। अब आप जरा खुद सोच के बताइए, अगर मान लो मैं यहाँ पर एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और दे दूं, यहाँ लिखना रह गया, मैं लिख देता हूँ। मान लो सपोज मैं आपसे ये कहता हूं कि हमारा एक इक्विटी शेयर 10 रुपए का है, और मैं साथ में ये भी कह दूं कि हमारा जो एक डिबेंचर है, मान लो डेट में डिबेंचर है, एक डिबेंचर 100 रुपए का है, तो मुझे बता सकते हो कि हमारे टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने होंगे। हाँ सर बता देंगे। कैसे, 20 लाख रुपए मेरी बैलेंस शीट में लिखा हुआ है, मेरी इक्विटी शेयर कैपिटल 20 लाख रुपए की, और मेरा एक शेयर 10 रुपए का, इसका मतलब बेटा नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए हमारे, सर नंबर ऑफ शेयर हमारे 2 लाख हो गए। 20 लाख रुपए की मेरी बुक्स में लिखी है वैल्यूज और 10 रुपए का एक शेयर, तो इसका मतलब नंबर ऑफ शेयर बेटा कितने हो गए, 2 लाख। और मेरे एक शेयर का मार्केट वैल्यू कितने रुपए है, एक शेयर का मार्केट वैल्यू 15 रुपए है। तो मुझे यहां पर बेटा मार्केट वैल्यूज लिखनी होंगी। अगर मार्केट वैल्यू वेट्स अगर हमें यूज करने के लिए कहा जाएगा तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, 2 लाख इक्विटी शेयर, एक शेयर 15 रुपए का, हमारी बेटा मार्केट वैल्यू कितनी निकल आएगी, 30 लाख रुपीज। मार्केट वैल्यू कितनी निकल आएगी, 30 लाख। ऐसे बेटा डिबेंचर देखो, हमें एक डिबेंचर कितने रुपए का दे रखा है, 100 रुपए का दे रखा है। 20 लाख डिवाइडेड बाय 100, कितने हमारे नंबर ऑफ डिबेंचर हैं, 20,000, और हमारे एक डिबेंचर का मार्केट वैल्यू बेटा 105 रुपए है। इसका मतलब यहां मुझे अगर मार्केट वैल्यू लिखनी होगी तो क्या लिखेंगे हम, सर 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 105, और ये बेटा आ जाएगा हमारा 21 लाख। ये कितना निकल आएगा, 21 लाख। ठीक है, 21 लाख निकल आएगा। अगर बेटा मैं ये अमाउंट 20 लाख और 20 लाख ही लेता, फिर पता डब्ल्यूसीसी किसकी मदद से निकल रहा होता, फिर डब्ल्यूसीसी से निकल रहा होता आपका बुक वैल्यू वेट्स की मदद से। पर अगर मैं यहाँ मार्केट वैल्यूज लिखता हूं तो फिर डब्ल्यूसीसी किसकी मदद से निकाला है, मार्केट वैल्यू वेट से। मैंने कहा हमारे एग्जाम में ना हमारा एग्जामिनर थोड़ा केयरिंग है, बता देता है कि आपको कैसे निकालना है, लेकिन जैसे निकालने के लिए बोलेगा बेटा फिर अमाउंट वही लेना है और उसकी मदद से ही वेट निकालने हैं। अब अगर अब देखा जाए, हम ये नहीं बोलेंगे कि हमारे बिजनेस में 40 लाख लगे हैं। अब बेटा पता हम क्या बोलेंगे, हमारे ना बिजनेस में 51 लाख रुपए की मार्केट वर्थ के पैसे लगे हैं, 51 लाख रुपए वर्थ है, 51 लाख, 51 लाख रुपीज। अब वेट निकालना है। वेट निकालने का तरीका आपको पता है, क्या तरीका होता है बेटा वेट निकालने का, सर वेट निकालने का तरीका आपने बताया है, जिसका वेट निकालना हो उसके पैसे लो डिवाइडेड बाय टोटल पैसे। देख लो हमारे टोटल बेटा मार्केट वैल्यू के हिसाब से 51 लाख रुपीज लगे हैं, और इक्विटी वालों के कितने लगे हैं, सर इक्विटी वालों के लगे हैं 30 लाख रुपीज। इसका मतलब 30 लाख को डिवाइड कर देना है 51 लाख से, और ऐसे ही 21 लाख को डिवाइड कर देना है 51 लाख से। अब ना बेटा वेट डेसिमल में आएंगे। मैंने बेसिकली ये एग्जांपल इसलिए भी लिया कि आपको बताने के लिए, अगर बेटा जिन्होंने क्लास में हमने आपने कई बार सुनाई था मुझसे कि हम जब वेट लेते हैं डेसिमल में तो ना यहाँ बेटा अप्रोक्सीमेशन का एरर आ सकता है अगर आप डेसिमल कम लोगे। तो यहाँ पर हमने एक क्लास में तो यूनानिमस हमने रखा था कि 4 प्लेसेस तक हम डेसिमल लेंगे। 4 प्लेसेस का क्या मतलब है, अगर मैं 30 को डिवाइड करता हूँ, 30 लाख को डिवाइड करता हूँ 51 लाख से, तो बेटा ये आ रहा है, ये आ रहा है 0.5882, और बड़ी सारी फिगर है, हम 4 प्लेसेस तक लेते हैं 0.5882। चौथे प्लेस पे राउंड ऑफ कर देते हैं, क्योंकि चौथे प्लेस पे 2 है और 2 के आगे लिखा हुआ है 3, तो आगे की फिगर अगर 5 से कम होती है तो फिर हम 2 ही रहने देंगे। अगर आगे की फिगर मतलब 5वें प्लेस की फिगर 5 या 5 से ज्यादा होगी तो एक प्लेस थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे। अभी देखते हैं आगे। अच्छा 21 लाख को बेटा 51 लाख से डिवाइड करके क्या आएगा, सर 21 लाख को 51 लाख से डिवाइड करके आ रहा है, कुछ ये आ रहा है, देखो कैलकुलेटर 0.4117 आ रहा है, और आगे बेटा 6 है। हमें कितने प्लेस लेने हैं, सिर्फ हमें 4 प्लेस लेने हैं, 4 प्लेस लेने हैं। 4 प्लेस ध्यान रखना बेटा, अगर 5वीं प्लेस जो है 5 या 5 से ज्यादा हो
तो फिर बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हमें ना, क्योंकि 5 से ज्यादा है, 6 है, तो हमें यहाँ पर फिर 7 नहीं, फिर हमें यहाँ पर 8 करना पड़ेगा। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 0.4118। और बेटा जरूर चेक करना, सम शुड बी 1। अगर डेसिमल में आ जाएगा तो अप टू 4 प्लेसेस आइडियली लेने चाहिए। अगर आप 3 ले लेंगे, 2 ले लेंगे बेटा, गलत तो वो भी नहीं होगा, लेकिन वो अप्रोक्सीमेशन एरर बहुत ज्यादा आएगा, अप्रोक्सीमेशन एरर ज्यादा आ जाएगा। इसलिए 4 प्लेसेस हमने क्लास तो यूनिफॉर्म हमने 4 प्लेसेस लिए थे हर बार जब जब वेट हमारे डेसिमल में आए थे। और चौथा जो प्लेस हम लेंगे, हम देखेंगे कि 5th प्लेस 5 या 5 से ज्यादा का है। अगर 5 से ज्यादा है तो हम अपर साइड पे जाएंगे, अगर नीचे का है, जैसे मान लो यहाँ पर 0.41176 था, तो 7 के आगे 6 था ना, तो इसलिए हमने इसको 8 कर दिया। और बेटा सम जरूर चेक करना कि 1 होना चाहिए। अगर मान लो सम, जैसे मान लो यहाँ तो 2 ही सोर्सेज, अगर मान लो 4 सोर्सेज होते तो हो सकता है सम 1 ना आए, क्योंकि आपने यहाँ पर राउंडिंग ऑफ भी करी होगी। तो लास्ट वाले वेट को ना फिर बैलेंसिंग फिगर लिख देंगे, भाई 1 करता है। तो अगर मान लो सपोज ये मैच नहीं कर रहा तो या फिर ये कहूं कि आप ये भी कर सकते थे, आपने एक वेट निकाल लिया ना, तो दूसरा बेटा क्या होगा, 1 में से इसको माइनस कर लो, दूसरा आ जाएगा 1 माइनस 0.5882। इसका मतलब सबका सम 1 चाहिए बेटा। और अगर 1 ना आ रहा हो तो आखिरी वाली फिगर को, मतलब लास्ट वाले वेट को बैलेंसिंग फिगर लिख लेना। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद फिर यहाँ पर कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये वाली कॉस्ट 20 है, ये वाली कॉस्ट 10 है, और अगर वेट को कॉस्ट से मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे ख्याल से बेटा 0.5882 को मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूँ 20 से, तो ये आएगा 11.764, और ये आ जाएगा बेटा शायद 4.118। दोनों को जोड़ दो, $15.882। ठीक है जी। ये जो बेटा WACC आई है, ये मार्केट वैल्यू वेट्स यूज करके आई है। ये क्या यूज किए हमने, मार्केट वैल्यू वेट्स यूज किए हैं, 15.882%। तो बेटा अभी तक का डिस्कशन से आपको क्या समझ में आया? अभी तक के डिस्कशन से हमने ये देखा कि जो हम वेट्स लेते हैं कि हमारे बिजनेस में किस सोर्स का कितना पैसा लगा है, ये हम बुक वैल्यूज के हिसाब से भी वेट्स निकाल सकते हैं और मार्केट वैल्यूज के भी हिसाब से निकाल सकते हैं। और ऑफ कोर्स हमें क्वेश्चन बताएगा कि हमें किसको यूज करना है, बुक वैल्यू वेट्स को कि मार्केट वैल्यू वेट्स को। कैलकुलेशन मैंने आपको एक बार यहाँ पर फिर से रिवाइज करवा दी, लेकिन अब जो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको ये बताऊंगा कि बुक वैल्यू वेट्स और मार्केट वैल्यू वेट्स में से कौन से बेहतर है। ऑफ कोर्स बेटा मार्केट वैल्यू वेट्स बेहतर होते हैं, और उसका बड़ा ऑब्वियस सा कारण है। देखो बेटा एक बड़ी सिंपल सी बात है, मैं आपसे एक सवाल करता हूं। मान लो सपोज एक कंपनी है जिसका ना फेस वैल्यू से 10 रुपए है, मतलब बुक्स में 10 वैल्यू रिकॉर्ड 10 रुपए रिकॉर्ड हो रखा है, लेकिन मार्केट प्राइस उसका 100 रुपए चल रहा है। आप मुझे बताओ बेटा, जब ये कंपनी का शेयर आप खरीदने के लिए निकलोगे तो आपको कितने रुपए का मिलेगा, 10 रुपए का कि 100 रुपए का? सर ऑफ कोर्स मुझे 100 रुपए का मिलेगा। अब जब आप बेटा 100 रुपए लगाओगे किसी कंपनी में, तो बेटा रिटर्न भी तो आप 100 रुपए पे एक्सपेक्ट करोगे ना, और आपका रिटर्न कंपनी की कॉस्ट। आप अगर 100 रुपए पे रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो क्योंकि आपने बेटा आज के दाम पर शेयर खरीदा है, तो जब आप आज के दाम पर शेयर खरीदोगे तो बेटा आप आज रिटर्न भी तो उसी दाम पे एक्सपेक्ट करोगे ना। आपने 100 रुपए दिया तो 100 रुपए पे रिटर्न एक्सपेक्ट करोगे। इसका मतलब कंपनी की ऑब्लिगेशन बन जाती है कि जितना भी कंपनी के शेयर का मार्केट प्राइस चल रहा है उस पर वो रिटर्न की जो भी एक्सपेक्टेशन है शेयर होल्डर की वो पूरी करे। ठीक है, तो इस बात को हम ये बात समझते हैं कि भाई मैंने अगर आज किसी कंपनी का शेयर या कोई भी सिक्योरिटी खरीदी है, हो सकता है मेरे डिबेंचर्स भी लिस्टेड हो, तो मैं अगर मान लो लिस्टेड कोई भी सिक्योरिटी खरीदूंगा तो मुझे तो मार्केट प्राइस भी मिलेगी, और अगर मुझे मार्केट प्राइस भी मिलेगी तो मुझे रिटर्न भी उसी के हिसाब से चाहिए। ठीक है, और छोड़ो सब सारी बातें, मान लो सपोज मैं हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं, ऐसे होगा नहीं लेकिन, पर मान लो सपोज आज अगर अपनी कंपनी सारे के सारे पैसों को रिप्लेस करना चाहती है, मतलब जो पैसे हैं बिल्कुल एग्जैक्टली मान लो इसको पूरा सबको वापस करके फिर नए सिरे से अगर पैसा रेज करेगी, बेटा नए सिरे से पैसा अगर हम रेज करेंगे तो मार्केट वैल्यूज के हिसाब से तो रेज करेंगे, बुक वैल्यूज के हिसाब से थोड़ी रेज करेंगे। आज जो मार्केट में वर्थ चल रही है उस हिसाब से रेज करेंगे। तो जो हम पैसा मार्केट वर्थ के हिसाब से रेज करेंगे तो बेटा रिटर्न की एक्सपेक्टेशन भी सामने वाले की उसी के हिसाब से होगी, तो हमारी फिर उसी हिसाब से कॉस्ट बनेगी। तो मार्केट वैल्यू वेट्स हम कह सकते हैं कि हाँ प्रेफरेबल रहते हैं, बेहतर होते हैं। और अगर मान लो सपोज किसी कंपनी के 1 करोड़ मान लो शेयर है बैलेंस शीट में, इक्विटी शेयर 1 करोड़ है, उनका मान लो जो फेस वैल्यू है 10 रुपए, तो 1 करोड़ शेयर का अगर हम बुक वैल्यू देखें तो सिर्फ 10 करोड़ रुपए है, लेकिन मार्केट प्राइस मान लो उसका जो है वो 50 रुपए का है। तो 1 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 50, उसकी मार्केट वैल्यू 50 करोड़ रुपए है, बुक्स में वैल्यू 10 करोड़ रुपए है। तो बेटा 50 करोड़ रुपए के हिसाब से ही हमें यूज करना पड़ेगा वेट्स, अगर मार्केट वैल्यू वेट्स अगर हमें यूज करने हैं, और अगर बुक वैल्यू वेट्स यूज करने हैं तो बेटा फिर बुक वैल्यू लेना। ठीक है, तो ये तो हुई एक थ्योरेटिकल बात। और जरा बेटा अब मैं आपको ना एक आध क्वेश्चन दिखाता हूं जैसे हमारे एग्जाम में आते हैं। और बेटा ये क्वेश्चन हमारे इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल का है। बेटा इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आए हैं, जब पहले कभी FMCS प्रोफेशनल में भी था
तो इस तरह की क्वेश्चन बहुत रिपीट होते थे, 5 मार्क्स की सेल लगती है इस तरह के क्वेश्चन के लिए। आसान सा क्वेश्चन होता है, बेटा जरूर देख के जाना, मैं आपको भी इसका सोल्यूशन रिवाइज भी करवा रहा हूँ। हमने क्लास में से अच्छे से सॉल्व कर रखा है, क्लास में हमने बहुत प्रैक्टिस करी है कॉस्ट ऑफ कैपिटल की, आपने देखा है बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं। मैं यहाँ पर बेटा आपको जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है मैं एक बार आपको सारे एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। अब जैसे देखो ये क्वेश्चन नंबर 52 है। अब यहाँ पर क्या बोलता है, कहता है कंपनी हैज ऑन इट्स बुक्स द फॉलोइंग अमाउंट्स एंड स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ ईच टाइप ऑफ कैपिटल। तो बुक्स वैल्यू बेटा ये रही हमारे पास यहाँ पर बेटा कितने सोर्स दे रखे हैं, 4 सोर्स, डेट है, प्रेफरेंस है, इक्विटी और रिटेन अर्निंग्स है। ठीक है, अगर बेटा अगर आपको बुक वैल्यू वेट्स निकालने हो तो कैसे निकालोगे? बुक वैल्यू वेट्स निकालने के लिए सर हम लेंगे 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए अगर मान लो वेट ऑफ डेट निकालना होगा 4 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 13 लाख रुपीज, ये किसका आएगा, वेट ऑफ डेट। वेट ऑफ प्रेफरेंस कैसे निकालोगे, 1 लाख रुपीज डिवाइडेड बाय 13 लाख। ऐसे ही इक्विटी के लिए 6 लाख अपॉन 13 लाख, और रिटेन अर्निंग्स का भी यहाँ पर हमें दे रखा है कॉस्ट वगैरह, मतलब वेट्स वगैरह, बुक वैल्यूज वगैरह दे रखी है। ठीक है, अब आप देखो बेटा सबकी कॉस्ट दे रखी है, सबकी कॉस्ट दे रखी है, डेट की दे रखी है, प्रेफरेंस दे रखी है, इक्विटी दे रखी है, रिटेन अर्निंग दे रखी है। हालांकि हमने देखा था कि इक्विटी की कॉस्ट और रिटेन अर्निंग की कॉस्ट जनरली सेम होती है। ठीक है, इसने बेटा अलग अलग दे रखी है, अपना दिमाग नहीं लगाएंगे क्योंकि कुछ एक्सेप्शन में बेटा अलग अलग हो सकती है। यहां उसने खुद कंप्यूट करके दिया ना, तो आपको अपना दिमाग लगाना क्यों है? आपको बेटा अपना दिमाग तब लगाना है जब मैं अभी दिखाऊंगा वो कैसे क्वेश्चंस होंगे जहां पर हमें निकालना पड़े। जब क्वेश्चन बेटा खुद आपको बता रहा है कि ये हमारी कॉस्ट है तो बस बात खत्म हो गई ना। तो बेटा यहाँ पे कॉस्ट दे रखी है, सबसे प्यारे सिंपल सवाल है, सब कुछ दे रखा है, बस आपको यहाँ पर वेट निकाल के कॉस्ट और वेट को मल्टीप्लाई करके अपना आंसर निकाल देना है। अब जैसे कि सपोज यहाँ पे देखो उसने बेटा पहले क्या बोला है, डिटरमिन दी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डिटरमिन दी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग कौन से वेट्स, यूजिंग बुक वैल्यू वेट्स। हमें बुक वैल्यू वेट्स को यूज करके WACC निकालना है। आओ जरा इसका एक बार सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 52 का ए पार्ट, ये बेटा क्लास में सॉल्व कराया था हमने। अब क्लास में जब हमने सॉल्व किया था, देखो फिर से वही कॉलम। सबसे पहले बेटा किसका कॉलम बनाओगे आप, सर सबसे पहले बनाएंगे हम सोर्स का कॉलम। सबसे पहले किसका कॉलम बनाया हमने, सोर्स का। उसके बाद बेटा किसका कॉलम बनाएंगे, क्योंकि हम बुक वैल्यू वेट्स यूज कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट में बुक वैल्यू वेट्स यूज करना है, तो सिर्फ हमने अमाउंट में किसका लिखना है, अमाउंट में बुक वैल्यूज लिखनी है। यहाँ पर बुक वैल्यूज लिख ली। वेट्स कैसे निकालते हैं, 4 लाख रुपए, मान लो वेट ऑफ डेट निकालना है तो 4 लाख रुपए डिवाइडेड बाय टोटल पैसा कितना है, 13 लाख। तो 4 लाख को 13 लाख से डिवाइड कर देंगे, 4 लाख को 13 लाख से डिवाइड किया, और मैंने आपको कहा डेसिमल में आए तो बेटा 4 प्लेसेस लेना है, डेसिमल में आएगा 4 प्लेसेस लेना है, तो 4 प्लेसेस हमने डेसिमल में लिया। फिर जब ये क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा था, जब हमने रिटेन अर्निंग का वेट लिखा ना, तो हमारा सम 1 नहीं बन रहा था, क्योंकि बेटा चारों राउंड ऑफ किए हैं। सम कभी कभी हो सकता है क्योंकि आपने राउंड ऑफ किया है तो अप्रोक्सीमेशन की वजह से सम 1 ना हो रहा हो। अगर सम 1 ना हो रहा हो तो बेटा आखिरी वाले को बैलेंसिंग फिगर लिख लिया करते हैं। तभी देखो मैंने यहाँ पर इसको 9 को अलग कलर से मार्क करवाया था क्लास में भी, ऐसे मैंने आपको एरो हाथ का निशान भी बनवा दिया ताकि आपको याद रहे बाद में। तो बेटा ये ध्यान रखना है, जब भी हमारे वेट्स डेसिमल में आते हैं तो सम एक बार जरूर चेक कर लेना 1 है कि नहीं है। अगर 1 ना हो तो अप्रोक्सीमेशन की वजह से हो सकता है, और फर्क किसका होगा, सिर्फ 0.001 का होगा, 0.0001, 0.0002 जो भी हो, आखिरी वाले को बैलेंसिंग फिगर उठा के लिख दो। क्योंकि बेटा सारे तो हम काट पीट नहीं कर सकते ना, इसको थोड़ी काट देंगे हम, ये तो हम लिख चुके होंगे। आखिरी वाले को बैलेंसिंग फिगर, मतलब लास्ट वाली फिगर ना बेटा लिखने से पहले एक बार कैलकुलेट भी जरूर करके देखना, क्योंकि क्रॉस वेरीफाई हो जाएगा ना कि 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा। और अगर 1 में हल्का सा फर्क आ रहा हो तो बेटा आखिरी वाले को बैलेंसिंग फिगर उठा के लिख देना। उसके बाद कॉस्ट हमें क्वेश्चन में गिवन ही है, कॉस्ट और वेट्स को मल्टीप्लाई कर दो और आपकी WACC आ जाएगी, खत्म। इस तरह के क्वेश्चन जो है मैंने कहा बड़े आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखो बेटा क्वेश्चन बनाने वाला कितना भला इंसान है, उसने हमें इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो बेटा मार्केट वैल्यूज भी खुद ही कंप्यूट करके दिए हैं, हमें नहीं कंप्यूट करनी, मार्केट वैल्यूज भी खुद ही कंप्यूट करके दिए हैं। कह रहा है डेट की मार्केट वैल्यू 380 चल रही है, वैसे तो बुक वैल्यू 4 लाख रुपए, हो सकता है कि डिस्काउंट पे इस टाइम ट्रेड हो रहा होगा हमारा जो डिबेंचर है मार्केट में। इक्विटी की मार्केट वैल्यू हमारी जो है, प्रेफरेंस की मार्केट वैल्यू 110 है, इक्विटी की मार्केट वैल्यू 9 लाख रुपए, रिटेन अर्निंग की मार्केट वैल्यू 3 लाख रुपए है। तो बस इसमें क्या दिक्कत है बेटा, अब बस आपको करना अलग क्या करना है, जैसे यहाँ पे आपने बुक वैल्यूज लिखी हैं, यहाँ बुक वैल्यूज लिखी है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर मार्केट वैल्यूज लिखोगे और क्या। जैसे ऊपर क्या लिखा आपने, ऊपर आपने बुक वैल्यूज लिखी थी, तो यहां पर क्या लिखोगे आप, यहां पर मार्केट वैल्यू लिखना है, यहां पर मार्केट वैल्यू लिखना है बस, और तो अलग थोड़ी होगा कुछ, बाकी तो सब कुछ सेम ही चलने वाला है। ठीक है, देख लो आप, हम पहले सोर्स लिखेंगे, फिर मार्केट वैल्यूज दे रखी हैं, फिर वेट आपको निकालने सिखाई थी मैंने अब, क्योंकि मार्केट वैल्यूज का टोटल बेटा 1690 है, इन सारी की सारी मार्केट वैल्यूज का टोटल जो है 1690 है, दे भी रखा है, और नहीं भी दे रखा हो तो बेटा खुद निकाल लेते हैं हम। तो 1690 टोटल है, तो कैसे निकालोगे वेट, 380 डिवाइडेड बाय 1690, 110 डिवाइडेड बाय 1690, 9 लाख डिवाइडेड बाय 1690, 3 लाख डिवाइडेड बाय 1690, और ये हमारे सारे वेट्स आ जाएंगे, सम 1 होना चाहिए, मल्टीप्लाई कर दो, WACC आ गया।
ये बेटा क्वेश्चन हमारे इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल का है, क्लास में हमने सॉल्व किया था, बेटा बहुत 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 तरह का बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बार बार आता है 5 मार्क्स में। अभी आपको दिखाऊंगा कितने बार आ चुका है एग्जाम में, पास में। ऑफ कोर्स अमाउंट तो चेंज करेगा ही ना वो, लेकिन बहुत बार आ चुका है बेटा। देखो मैं एक और आपको दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन बेटा मैंने क्लास में सॉल्व कराया था। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 55 है, जून 2016, और ब्रैकेट में पी लिखा है क्योंकि ये प्रोफेशनल एग्जाम में आया था। मैंने आपको क्लास में कई बार बताया कि पहले हमारी एफएम जो थी वो सीएस प्रोफेशनल में थी, पहले मैं एफएम प्रोफेशनल के बच्चों को ही पढ़ाता था, फिर एग्जीक्यूटिव के में आई, और फिर पिछले 5 साल से तो बेटा एमसीक्यू चल रहा था इसमें। तो पिछले 5 साल को तो छोड़ ही दो आप, क्योंकि आपके सिलेबस से पहले 5 साल एमसीक्यू चल रहा था, तो बड़े बड़े क्वेश्चन आते ही नहीं थे। उससे पहले ये प्रोफेशनल में ही था। तो 2016 का क्वेश्चन है, जून 2016, और बेटा एक बार नहीं बहुत बार आया हुआ है। अब देखो यहाँ पर इसने क्या दिया है बेटा, बुक वैल्यूज दी है, सारी फिगर्स लैक्स में है, इसलिए छोटी छोटी फिगर लग रही है, सारी फिगर लैक्स में है। बेटा अगर लैक्स में देखिए तो आपको 5 जीरो आगे लगानी नहीं है, आप भी आंसर लैक्स में लिखना, क्या दिक्कत है? ठीक है। अच्छा, बुक वैल्यू दे रखी है, मार्केट वैल्यू दे रखी है, और यहाँ पर हमें क्या बोल रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग व्हाट, बुक वैल्यू वेट्स, एंड यूजिंग व्हाट, मार्केट वैल्यू वेट्स। बुक वैल्यू वेट्स और मार्केट वैल्यू वेट्स, फिर से देख लो कितना आसान सवाल है, एक बार देख लेते हैं इसका सोल्यूशन भी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 55। पहले हमने बुक वैल्यू वेट्स लिए, बुक वैल्यू वेट्स, क्वेश्चन में लैक्स में फिगर दे रखी थी बेटा, हमने भी किस में लिख ली, हमने भी लैक्स में लिख ली, हमने भी लैक्स में लिखी। हम बदलेंगे थोड़ी, हम क्यों अलग करें भाई, लैक्स में लिखी हम भी लैक्स में लिखेंगे, और हमने लैक्स में लिख दी। और फिर हमने यहाँ पर सारे अमाउंट्स लिखे, अमाउंट्स हमारे कितने कितने दे रखे हैं, 4 1 6 2, टोटल 13 है, टोटल 13 लाख है, 4 1 6 2, टोटल 13 है। अब बेटा वेट कैसे निकालते हो, डिबेंचर का वेट निकालने के लिए क्या करोगे, डिबेंचर का अमाउंट 4 लाख डिवाइडेड बाय 13 लाख, तो ये कैसे आया होगा, 4/13 करके, ये कैसे आया होगा 1/13 करके, और ये कैसे आया होगा 6/13 करके, ये कैसे आया होगा 2/13 करके। और बेटा जरूर चेक कर लो सम 1 हो गया कि नहीं हो गया, नहीं होगा तो आखिरी वाली फिगर को जो है आप बैलेंसिंग फिगर लिख लो। उसके बाद बेटा इस क्वेश्चन में भी देखो, क्वेश्चन बनाने वाला भला इंसान है बेटा, ये क्वेश्चन प्रोफेशनल कोर्स में आया था, तो आपका तो बेटा छोटा लेवल एग्जीक्यूटिव लेवल है, आपसे तो एग्जामिनर जो है अलग ही प्रेम है उसका, मतलब वो हालांकि प्रेम तो नहीं है, तो वरना इतना ज्यादा सिलेबस थोड़ी रखते वो, लेकिन जो भी है अलग ही प्रेम है। वो बेटा एग्जीक्यूटिव वाला जो बच्चा है उसके लिए वो थोड़ा सा केयरिंग रहता है एग्जामिनर, वो थोड़े से हल्के ही क्वेश्चन देगा। तो हमारे एग्जाम में बिल्कुल रिपीट हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा, हम आराम से सॉल्व करेंगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेटा दे रखी है हमें, ठीक है, ये लो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमने यहाँ पर लिखी है, और बस मल्टीप्लाई करके WCC आ गया। और अगर मार्केट वैल्यू वेट्स हैं तो बस मार्केट वैल्यू वेट्स में क्या करना है, कुछ अलग थोड़ी करना है, मार्केट वैल्यू वेट्स में बस यहाँ पे मार्केट वैल्यूज कंसीडर करनी है, ठीक है। बस 2-3 बातों का ध्यान रखना होता है ऐसे सारे क्वेश्चंस में। वेट्स जब लेंगे तो बेटा 4 प्लेसेस लेंगे, और वेट्स ही है बेटा जहां पर आप गलती कर सकते हो, और गलती भी बकवास सिली मिस्टेक होती है बच्चों से, कैलकुलेटर वाली मिस्टेक कर देते हैं छोटी मोटी, और सिर्फ मैं अक्सर रेगुलर बैच में बोलता था कि सिली मिस्टेक नाम की कोई चीज नहीं होती, अगर कुछ है तो वो लैक ऑफ प्रैक्टिस है, बस लैक ऑफ प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस अगर बढ़िया से कर रखी होगी तो ये छोटी मोटी मिस्टेक्स क्यों होंगी, नहीं होंगी, ठीक है। बस इस बात को ध्यान रखना बेटा, जब आप फाइनल आंसर दोगे ना तो ज्यादातर हम फिर क्या करते हैं, क्योंकि बेटा देखो जब भी आप मान लो बैंक अगर कभी जाओगे और उनसे कहोगे भाई लोन लेना है, तो वो जब आपको लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट बताएंगे ना, तो वो अगर डेसिमल में भी बताएंगे तो अप टू 2 प्लेसेस बताते हैं, जैसे 10.25% का इंटरेस्ट रेट लेंगे, 7.85 का 7.80 का इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे, मतलब वो अप टू 2 प्लेसेस बताते हैं। तो कॉस्ट जब भी बताई जाती है वो तो अप टू 2 प्लेसेस बताई जाती है। तो हमारा ये आंसर जैसे 10.1653 है, तो इसको फाइनल में अप टू 2 प्लेसेस लिख दो 10.17। ये भी लिखाओगे तो कोई गलत थोड़ी है, ठीक तो ये भी है, कोई कुछ कहेगा थोड़ी आपको, लेकिन मैंने कहा लास्ट में अप टू 2 प्लेसेस लिखा ना, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप देखो बेटा कितना ही पॉपुलर क्वेश्चन है ये वाला, कितना जबरदस्त पॉपुलर क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हमारे CS प्रोफेशनल का आया हुआ था। अब यहाँ पे बेटा एक बात सुनो, ये जो मैंने आपको 2 क्वेश्चंस दिखाए, ये मैंने कहा हमारे एग्जाम के लिए पॉपुलर क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं, ठीक, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, 5 मार्क्स के आते हैं, बिल्कुल प्यार से पूरे नंबर मिलते हैं। अब जब वो ऐसा क्वेश्चन पूछता है ना, तो कभी कभी तो 2 ही पार्ट देता है कि कैलकुलेट WACC यूजिंग बुक वैल्यू वेट्स, कैलकुलेट WACC यूजिंग मार्केट वैल्यू वेट्स। अगर बस यही 2 पूछे हैं फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। पर कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस में वो एक ना थर्ड पॉइंट और डाल देता है, थ्योरेटिकल वाला, थ्योरेटिकल पॉइंट डालता है, एक थर्ड पॉइंट। और क्या डालता है, जैसे कि आप देखो यहाँ पर जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 52 रिवाइज करवाया था, इसमें देखो एक बात लिख दी उसने लास्ट में, कैन यू थिंक ऑफ अ सिचुएशन वेयर the weighted average cost of capital would be the same using either of the weights, what is that situation? कह रहा क्या आपको कोई सिचुएशन समझ में आ रही है जहां पर WCC बुक वैल्यू वेट्स और मार्केट वैल्यू वेट से सेम आ रही है, मतलब WACC हमें दोनों में ही सेम आंसर दे रही है। फिर से देखो क्या लिखा है, कैन यू थिंक ऑफ अ सिचुएशन
where the WACC weighted average cost of capital would be same using either of the weights. अगर हम बुक वैल्यू वेट्स यूज करें या मार्केट वैल्यू वेट्स यूज करें, दोनों में ही WACC सेम आ रही है। क्या ऐसी कोई सिचुएशन आपके दिमाग में आ रही है? क्या ऐसा हो सकता है? हाँ सर हो सकता है। बेटा बताओ कब कब होगा ऐसा? जब बुक वैल्यूज और मार्केट वैल्यूज सेम हो। हमारी बुक वैल्यू जितनी है मार्केट वैल्यू भी उतनी ही चल रही है। अगर बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम है तो यही एक वो सिचुएशन है जहां पर बुक वैल्यू वेट्स और मार्केट वैल्यू वेट्स हमें सेम WACC देंगे। तो अगर बेटा ऐसा किसी क्वेश्चन में आता है, बिकॉज इस तरह के क्वेश्चन में ना कई बार वो तीसरा पार्ट ये वाला अटैच कर देता है, और ICSI के स्टडी मैट में तो बेटा ऐसा ही क्वेश्चन है जहां पर ये तीसरा पार्ट अटैच्ड है। अगर ये तीसरा पार्ट अटैच करेगा तो आपको फिर क्या लिख के आना है? बस एक लाइन, वन लाइनर आंसर लिख के आए। कोई हमें कहानी थोड़ी लिखनी है। हमें क्या लिख के आना है? हम लिख के आएंगे, ये देखो सामने दिखाता हूँ, WACC would be same under book value weights and market value weights provided there is no difference between market values and book values। बस खत्म, यही लिख के आएंगे। और क्या लिख के आना है? ठीक है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस में वो ये पॉइंट कई बार अटैच कर देता है। अब बेटा एक बार ना ये क्वेश्चन देखना आप, क्वेश्चन नंबर 48 है। ये क्वेश्चन भी बेटा हमारे इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल का है, और स्टडी मैट के क्वेश्चन बेटा बार बार बोलता हूं हमारे एग्जाम में एज इट इज आ सकते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या है, मतलब मैं ये क्वेश्चन क्यों डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। इसने हमें कैपिटल स्ट्रक्चर दे रखा है। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब हमें हर एक सोर्स का अमाउंट वगैरह दे रखा है कि ये हमारे हर एक सोर्स के अमाउंट्स हैं, और सबकी बेटा स्पेसिफिक कॉस्ट दे रखी है 4%, 12, 15, 15। ठीक, सबकी कॉस्ट दे रखी है, निकाल के दे रखी है। अब देखो इस क्वेश्चन में इसने क्या बोला है, फाइंड आउट सिंपल। वैसे सिंपल एवरेज ना कभी पूछता नहीं है एग्जामिनर, लेकिन इस बार इंस्टीट्यूट ने स्टडी मैथ में क्वेश्चन दे रखा है, सिंपल एवरेज भी पूछा हुआ है। सिंपल एवरेज में क्या करोगे? कुछ नहीं, नया नहीं करना। सिंपल एवरेज में सिंपली चारों को जोड़ना और 4 से डिवाइड कर देना। जैसे देखो ये क्लास में हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन, सिंपल एवरेज कैसे निकाला हमने? सिंपल एवरेज निकालने के लिए चारों कॉस्ट को जोड़ा और 4 से डिवाइड कर दिया। सबका टोटल 46 है, डिवाइड बाय 4, 11.5% इज द सिंपल एवरेज। ध्यान रखिए बेटा, अगर कभी क्वेश्चन आपको बोले सिंपली कंप्यूट ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हम खुद से सिंपल कभी नहीं निकालते। सिंपल कभी खुद से नहीं निकालनी है, नहीं निकालनी है। हमेशा हम खुद से कौन सी निकालेंगे? बाय डिफॉल्ट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही सुपीरियर होता है। लेकिन बेटा स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, स्टडी मैथ में क्वेश्चन ने खुद बोला है सिंपल भी निकाल के बताओ, तो बस वो निकाल के बता दी। और दूसरी चीज उसने क्या बोली हमें यहाँ पर? दूसरा चीज बोला कि वेटेड एवरेज निकाल दो। वेटेड एवरेज आपको पता ही है क्या करना है बेटा, कॉलम कौन कौन से बनाओगे? सर पहला कॉलम बनाएंगे हम सोर्स का, उसके बाद हम दूसरा कॉलम किसका बनाएंगे? दूसरा कॉलम बनाएंगे अमाउंट का, फिर वेट का, फिर कॉस्ट का, फिर हमारा WACC। कई बार बेटा वेट्स बड़े प्यारे प्यारे आते हैं, जैसे आप देखो यहाँ पर अमाउंट्स उसने बड़े प्यारे दिए हैं। अमाउंट्स कितने दिए हैं? अगर देखो 15, 10, 20, 5, टोटल 50 लाख है, तो हमारे वेट्स कैसे आएंगे? 15/50 0.3, 10/50 0.2, 20/50 0.4, 5/50 0.1। बड़े प्यारे वेट्स हैं। अगर ऐसे आ जाए तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर वेट लिखे, सबकी कॉस्ट लिखी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया WACC। ठीक है जी। और उसके बाद बेटा फिर इसके बाद ठीक अगला ही क्वेश्चन था, और उसमें बोला गया कि एज्यूम कर लो कि मार्केट वैल्यू प्रेफरेंस शेयर्स की है 150%, इक्विटी शेयर और रिटेन अर्निंग की है 160%, और डिबेंचर्स कह रहा है पार पर है। मतलब उसने मार्केट वैल्यूज का जिक्र किया है। तो उसके बाद ये क्वेश्चन ना अगर एग्जाम में आएगा बेटा ध्यान रखना, कंबाइन होकर आएगा, ये दोनों कंबाइंड होके आएंगे। इंस्टीट्यूट ने स्टडी मैथ में इलस्ट्रेशंस ऐसे अलग अलग दे रखी थी, पर ये जब एग्जाम में आएंगे तो कंबाइन होके आएंगे, अगर वो ये क्वेश्चन पूछेगा तो पहले वो आपसे सिंपल एवरेज बोल रहा है, उसके बाद कह रहा है कि आप क्या करो, वेटेड एवरेज निकाल लो यूजिंग बुक वैल्यू वेट्स, और वेटेड एवरेज निकालो यूजिंग मार्केट वैल्यू वेट्स। निकाल देंगे, क्या दिक्कत है? अब बेटा मार्केट वैल्यू वेट्स आप कैसे लोगे? सर मार्केट वैल्यू वेट्स के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? मार्केट वैल्यूज लिख लेंगे। सबसे पहले उसने डेट के लिए बोला है, डेट तो हमारा पार वैल्यू, मतलब हमारी मार्केट वैल्यू और पार वैल्यू सेम है, तो हमने इसलिए डेट के लिए तो बेटा पार वैल्यू जो कितनी थी हमारी यहाँ पर 15 लाख थी, 15 लाख ही लिख दी, यहाँ पर 15 लाख लिख दी। उसके बाद बेटा प्रेफरेंस शेयर्स के लिए उसने क्या बोला है कि हमारे प्रेफरेंस शेयर्स की जो मार्केट वैल्यू है वो 150% है, तो 10 लाख रुपीस का बेटा 150% निकालोगे तो 15 लाख रुपए आएगा। तो यहां पर हमने कितना लिख दिया? यहां पर हमने 15 लाख लिख दिया। इक्विटी शेयर और रिटेन अर्निंग के लिए बोल रहा है 160% है, तो 20 लाख रुपए की हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल थी और 5 लाख रुपए की हमारी रिटेन अर्निंग थी, दोनों का 160% ले लिया और हमने सबका मार्केट वैल्यूज यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद बेटा वेट निकालने आपको आते ही है। 15 लाख को डिवाइड करोगे किससे? टोटल अमाउंट कितना लिखा है यहाँ पे? 70 लाख। टोटल कितना है? 70। तो 15/70 बेटा कितना आ जाएगा? डेसिमल में आएगा, 4 प्लेसेस के लेने हैं आपको, 4 प्लेसेस लेने हैं, है ना। तो 15/70 किया, ये आया। 15/70 किया बेटा, फिर से वही सेम आएगा ऑफ कोर्स। फिर 32/70 किया, 8/70 किया बेटा, लास्ट में जरूर चेक करना कि सम कितना होना चाहिए? 1। सम कितना चाहिए अपने को? 1। तो ये क्वेश्चन बेटा हमारे इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट का ही है। ठीक है, तो ये एक बार जरूर देख के जाना आप। अब देखिए बेटा वापस से हम यहां पर आ गए इस वेट्स के डिस्कशन में।
अब देखो मैंने बेटा आपके साथ जो जो वेट्स डिस्कस कर लिए, मैंने आपको ये बता दिया कि बुक वैल्यू वेट्स और मार्केट वैल्यू वेट्स जो है वो कैसे कैसे हम यूज करते हैं, कैसे कैसे उससे डब्ल्यूएससी निकालते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो बेटा यही है, बुक वैल्यू वेट्स और मार्केट वैल्यू वेट्स। पास में इंस्टीट्यूट ने स्टडी मैट में सिर्फ इतना ही डाला होता था, पर इस बार के स्टडी मटेरियल में इंस्टीट्यूट ने कुछ और बातें बोली हैं। और वो क्या बोली है, ये तो हमारा हो गया हिस्टोरिकल वेट अप्रोच, तो क्लियर हो गया, 3 अप्रोचेस टोटल दी हैं। दूसरी अप्रोच बेटा जो लिखी है यहाँ पर, वो लिखी है टारगेट वेट अप्रोच। अब देखो पहले मैं आपको अभी तक जो मैंने आपके साथ डब्ल्यूएससी निकालने का जो हमने प्रोसीजर चेक किया, अभी हम पहले क्या करते हैं, हम पहले लिखते हैं बेटा सोर्स, उसके बाद लिखते हैं अमाउंट्स, अमाउंट्स के बाद उन अमाउंट्स की मदद से निकालते हैं वेट्स, वेट्स निकालते हैं, और वेट निकालने के बाद फिर हम क्या करते हैं, कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके डब्ल्यूएससी निकाल देते हैं। ठीक है बेटा, एक बात मुझे बताओ, एक बात मुझे सोच के बताना, एक बार जब हमारे वेट निकल आते हैं, सोच के बताना, एक बार जब हमारे वेट निकल आते हैं तो क्या बेटा फिर आपको ये अमाउंट की जरूरत है क्या? आपसे वैसे पूछ रहा हूं। मान लो आपने अमाउंट्स की मदद से वेट निकाल लिए, अमाउंट्स की मदद से वेट निकाल लिए, पर एक बार जब आपके सामने वेट आ गए तो क्या अब आपको इसकी जरूरत है क्या? नहीं सर, इसकी कोई जरूरत नहीं है, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। और बेसिकली हमें करना भी क्या है, हमें इसी वेट को कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके डब्ल्यूसी से निकाल देना। इसका मतलब ये कि अगर हमें ये वेट्स अगर क्वेश्चन खुद ही बता दे, वेट्स अगर क्वेश्चन खुद ही बता दे, तो बेटा मुझे अमाउंट की जरूरत है भी नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली तो मुझे खुद ही वेट्स निकालने हैं। तो कई बार ना जो दूसरी अप्रोच की बात कर रहे हैं, एग्जामिनर हमें कहेगा कि भी देखो हम जो पैसा रेज करना चाहते हैं ना, हमारा एक ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, हमने एक चैप्टर पढ़ा भी था अगर आपको याद हो बेटा क्लासेस में, ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। वहां पर हम यही देखते थे कि अगर हमें मल्टीपल सोर्सेज से पैसा रेज करना है तो किस सोर्स से कितना कितना रेज करें। मान लो हमारे कंपनी के फाइनेंस मैनेजर ने ये ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि भाई हम 50% पैसा इक्विटी से रेज करेंगे, 30% डेट से रेज करेंगे और बाकी का 20% प्रेफरेंस से रेज करेंगे। इसका मतलब 50, 30, 20, 0.5, 0.3, 0.2, ये हमारे फाइनेंस मैनेजर ने ऑलरेडी सोच लिया है कि इस रेशो में ही पैसा रेज करेंगे। अब बेटा आप चाहे करोड़ों में रेज करो या लाखों में रेज करो या मिलियंस बिलियंस, जो आपके दिमाग में आ रहा है वैसे रेज करो, अगर आपका वेट यही है तो बेटा इसी प्रोपोर्शन में पैसे आएंगे और अल्टीमेटली वेट तो फिर यही रहने वाले हैं। मतलब ये कि अब ना जो मैं आपको अगला बता रहा हूं, देखो ये हमारा क्या लिखा है, टारगेट वेट अप्रोच, टारगेट वेट अप्रोच। जो हमारे टारगेट वेट्स हैं, हमारे फाइनेंस मैनेजर ने पहले बता दिए, टारगेट वेट्स आर यूज्ड टू मीट द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजिंग द शेयरहोल्डर वेल्थ। हमने ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ा था, हम वहां पर देख रहे थे कि हम उस सोर्सेज से पैसा रेज करते थे जहां से शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज होती थी। ठीक है, और हमने ये बातें ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर में पढ़ी भी है। अब जैसे कि सपोज इस कॉन्सेप्ट के ऊपर देखो, हमने क्वेश्चन नंबर 50 क्लास में किया था। अगर मैं आपको ये क्वेश्चन नंबर 50 दिखाऊं, क्वेश्चन नंबर 50 ये रहा हमारे सामने, ये देखो क्वेश्चन 50। अब क्वेश्चन नंबर 50 हमारे बेटा इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट का ही है। कह रहा है द फर्म बिलीव्ड दैट इट्स ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर इज कंसिस्टिंग ऑफ 40% डेट, 10% प्रेफरेंस एंड 35% इक्विटी एंड 15% रिटेन अर्निंग्स। अब एक बात बताओ बेटा, जब आपको उसने 40 बता दिया कि 40% हम डेट से पैसा रेज करेंगे, प्रेफरेंस से हम 40% डेट से रेज करेंगे, प्रेफरेंस से 10% रेज करेंगे, इक्विटी से 35% रेज करेंगे और बाकी का 15% रिटेन अर्निंग से रेज करेंगे, तो आप खुद देख लो ना बेटा, वेट ऑफ डेट कितना हो गया, 40% मतलब 0.4, वेट ऑफ प्रेफरेंस कितना हो गया, 10% मतलब 0.1, और वेट ऑफ इक्विटी कितना हो गया, 35% मतलब 0.35, और वेट ऑफ रिटेन अर्निंग कितना हो गया, 0.15। और बता इन सबको टोटल कर दोगे तो कितना आएगा, आप देख लो 1 ही आ रहा है, सम ऑफ इट्स 1। मतलब मैं आपको ये कह रहा हूं बेटा, अमाउंट्स की जरूरत नहीं है। अगर वो आपको बेटा, अगर वो वेट्स खुद ही दे रहा है तो ये हमारी दूसरी अप्रोच में काउंट होगा। कौन सी वाली अप्रोच, हमारी दो, हमने टोटल 3 अप्रोचेस देखी, टारगेट वेट्स अप्रोच होगा। अब आप देख लो इसका आंसर एक बार देख लेते हैं हम यहाँ पर। इसमें करना ही कुछ नहीं बेटा, वेट तो खुद ही दे रखी है इसने आपको, है ना। तो आओ जरा एक बार इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। ये देखो बेटा, ये रहा क्वेश्चन नंबर 50 का सोल्यूशन। अब देखो बेटा, जानबूझ के बेटा आपको याद हो तो मैंने क्लास में मैंने यहाँ पर अमाउंट पहले लिखवाया और उसके बाद काट दिया था, ताकि ये आपका जब रिवीजन के टाइम पे ध्यान जाए कि इसमें अमाउंट का कॉलम बनाना नहीं है। अमाउंट का कॉलम क्यों नहीं बनाना, क्योंकि उसने खुद ही तो वेट दे दिया हमें, उसने हमें खुद ही यहाँ पर वेट्स बता दिए, खुद ही बता दिया कि हमारा 40% डेट से पैसा रेज करेंगे, 10% प्रेफरेंस से, 35% इक्विटी से और 15% रिटेन अर्निंग से। पर क्योंकि हम वेट डेसिमल में लिखते हैं तो हमने 100 से डिवाइड करके सबके वेट्स यहाँ पे लिख डाले। तो यहाँ पे बेटा वेट्स हमें दे रखे थे, इसलिए अमाउंट का कॉलम यहाँ पर नहीं बनाया। अब जब वेट आपको पता है, कॉस्ट आपको पता है, और क्योंकि बेटा ये ना इसने बोला है कि क्वेश्चन नंबर 48 से कॉस्ट, मतलब इफ क्वेश्चन नंबर 48, मतलब ये जो डेटा इसमें लेना है वो बेटा कहां से लेना है, क्वेश्चन नंबर 48 से। तो क्वेश्चन नंबर 48 में तो कॉस्ट तो गिवन थे ना यहाँ पर, तो कॉस्ट हमारे पास थी और वेट्स क्वेश्चन में दे रखे हैं, डब्ल्यूएससी से निकाल देंगे, आ जाएगा आंसर। तो यहाँ जो डब्ल्यूएससी से निकाला वो कैसे निकाला, यूजिंग टारगेट वेट्स। टारगेट वेट्स क्वेश्चन में खुद ही देगा, मुझे कैसे पता लगेगा भाई, वो खुद ही बताएगा। ठीक है, तो जो 3 अप्रोचेज है ना,
दो अप्रोचेस में आप ये मान के चलो वो खुद ही सारा काम आपके लिए आसान करके देगा। मेन थोड़ा बहुत तो दिमाग लगाना पड़ता है, हालांकि वो भी क्या, वो बेसिकली बुक वैल्यू वेट्स और मार्केट वैल्यू वेट्स ज्यादा पॉपुलर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू तो यही है, लेकिन बेटा ये क्वेश्चन स्टडी मैट में दे रखे हैं तो देख के तो जाना बनता है। ठीक है, अब देखो हमारा अगली अप्रोच देखो यहाँ पर क्या थी। अब हमने कहा कि हमने बुक वैल्यू वेट्स का डिस्कशन कर लिया, ठीक है, बुक वैल्यू वेट्स का डिस्कशन कर लिया, हमने मार्केट वैल्यू वेट्स का डिस्कशन कर लिया, बुक वैल्यू वेट्स का डिस्कशन किया, मार्केट वैल्यू वेट्स का डिस्कशन किया, टारगेट वेट्स अभी देख ही लिए। अब बेटा एक लास्ट अप्रोच है मार्जिनल वेट्स अप्रोच। अभी ना मैं आपके साथ अभी एक हम टॉपिक रिवाइज करेंगे, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और हमने क्लास में रेगुलर क्लास में उसमें बहुत अच्छा वक्त दिया था। अब क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का भी सेपरेट डिस्कशन होने वाला है, तो मैं यहाँ पर अभी इसका हल्का सा अभी आइडिया देता हूँ। अभी जब मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे बात करेंगे तो वहां पर ये बातें रिपीट हो जाएंगी। अब वो क्या, देखो हम जब बोलते हैं मार्जिनल, तो मार्जिनल का बेटा मतलब होता है एडिशनल। क्या होता है? एडिशनल। फॉर एग्जाम्पल मान लो अभी मेरे बिजनेस में ऑलरेडी कुछ पैसे लगे हुए हैं, मैं उसकी कॉस्ट नहीं, मैं बेटा जो मैं अब नए पैसे रेज करना चाहता हूं मैं उसकी कॉस्ट निकालना चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं एक होटल कंपनी हूं, हमारे पूरे इंडिया में बड़े अच्छे खासे होटल हैं, लेकिन अब ना हम चाहते हैं कि हम ना किसी एक स्टेट में, अभी हमारी इतनी प्रेजेंस नहीं है, वहां पे 5 होटल खोलना चाहते हैं। हम 5 होटल खोलेंगे अलग अलग जगह पे। मान लो एक पूरा वहां पे, सपोज फॉर एग्जांपल से मैं मुंबई की बात करूं, या मुंबई में सपोज हमने मुंबई की, अगर मुंबई में 5 होटल खोलने हैं तो मैंने प्लान कर लिया एक साउथ मुंबई खोलूंगा, एक वेस्ट मुंबई, नॉर्थ मुंबई, और ऐसे ही ईस्ट मुंबई, और एक बिल्कुल सेंट्रल मुंबई। ठीक है, या फिर किसी भी और स्टेट में अब 5 होटल खोलने हैं, और 5 होटल के लिए मान लो मुझे जो पैसा चाहिए ये सारे होटल खोलने के लिए, वो सपोज मुझे मान लो 100 करोड़ रुपए चाहिए। ठीक ठाक बड़ा 5 स्टार होटल खोलेंगे, प्रॉपर्टी वगैरह भी खरीदेंगे, 100 करोड़ रुपए चाहिए मान लो। अब 100 करोड़ रुपए अगर चाहिए, और मैं ये हमारी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होटल कंपनी है, हमारे पैसे लगे हुए बहुत सारे होटल है हमारे, मैं उस एग्जिस्टिंग पैसे की कॉस्ट नहीं, जो मैं एडिशनल पैसा रेज करूंगा इन होटल को खोलने के लिए, 100 करोड़ रुपए चाहिए। अब मान लो मैंने सपोज आपसे कहा कि 100 करोड़ में से ना 60 करोड़ हम रेज करेंगे इक्विटी से और 40 करोड़ रेज करेंगे डेट से। तो ये जो 60 और 40 की बात हो रही है ना, ये बेटा एडिशनल फंड्स की बात हो रही है। तो जब मैं सिर्फ एडिशनल कैपिटल की बात करूं और उसके बेसिस पे वेट निकाल दूं तो वो मार्जिनल वेट्स कहलाते हैं। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल करके मैंने कहा अभी हम एक रिवीजन करेंगे, उसका डिस्कशन भी करेंगे, जहां पर हम एडिशनल फंड्स की कॉस्ट कंप्यूट करना चाहते हैं। तो मैंने आपको कहा 100 करोड़ रुपए चाहिए, 60 करोड़ इक्विटी से रेज करेंगे, 40 करोड़ डेट से रेज करेंगे, तो बेटा हमारा इनका वेट क्या हो जाएगा? 0.6 0.4। अब क्योंकि ये 0.6 0.4 एडिशनल हमारे जो पैसे रेज करने हैं उसके वेट्स हैं, इसलिए इनको मार्जिनल वेट बोल देते हैं, मार्जिनल वेट बोल देंगे। ठीक है, इसके ऊपर हमने बेटे क्लास में क्वेश्चन नंबर 51 किया था, ये देखो ये रहा क्वेश्चन नंबर 51। एक बार रीड करते हैं जरा क्या लिखा है। कह रहा है अ कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर स्पेसिफिक सोर्सेज इज एज अंडर। कॉस्ट ऑफ डिवेंचर दे रखा है, कॉस्ट, ये तो हमें बेटा कॉस्ट दे रखी है सबकी, है ना। अब कह रहा है कंपनी विशेस टू रेज 5 लाख रुपीज फॉर द एक्सपेंशन ऑफ इट्स प्लांट। कह रहा है 5 लाख रुपए रेज करना चाहते हैं। इट इज एस्टिमेटेड दैट 1 लाख विल बी अवेलेबल एज रिटेन अर्निंग। कह रहा है 1 लाख रुपए तो हमारे पास रिटेन अर्निंग के पड़े हुए हैं, मतलब हमने पैसे जो कमाए होंगे वो हमने रिटेन किए थे, 1 लाख हमारे पास पड़े हैं। 3 लाख रुपए हम डिवेंचर से रेज करेंगे और 1 लाख प्रेफरेंस से रेज करेंगे। अब आप खुद देख लो बेटा, इक्विटी से हम रेज ही नहीं कर रहे हैं, पॉसिबल है ना। जरूरी थोड़ी कि मुझे नए शेयर इशू करने, भाई मेरे खुद के कमाए हुए पैसे पड़े हुए हैं, रिटेन अर्निंग पड़ी है तो रिटेन अर्निंग को यूज कर लेंगे हम। मतलब जरा ध्यान से सोचो, अब कंपनी विशेष टू रेज, हम नए बेटा कितने रुपए रेज कर रहे हैं? 5 लाख रुपए। और ये 5 लाख हम कहां कहां से रेज कर रहे हैं? 1 लाख रुपए रिटेन अर्निंग से, 3 लाख रुपए डिवेंचर से, और 1 लाख रुपए प्रेफरेंस से। बस बेटा इसी 5 लाख की ही कॉस्ट निकालनी है, इसी 5 लाख की कॉस्ट निकालनी है। इसका मतलब इसका अगर मैं आपको आंसर दिखाऊं तो इसका आंसर कुछ इस तरीके से दिखेगा। देखो बेटा इक्विटी से रेज नहीं कर रहे, ये जो हम एडिशनल 5 लाख रुपए रेज कर रहे हैं कहां कहां से रेज कर रहे हैं? रिटेन अर्निंग से 1 लाख रुपए, डिवेंचर से 3 लाख रुपए, प्रेफरेंस से 1 लाख रुपए। बस इस 5 लाख रुपए का हमारे पास अमाउंट है और इनकी आपको इनका वेट्स निकाल देना है। तो जो मैं ये एडिशनल 5 लाख रुपीज ये रेज कर रहा हूं, एडिशनल मार्जिनल फंड्स रेज कर रहा हूं, इन मार्जिनल फंड्स के हम वेट निकाल लेंगे। 1 लाख डिवाइड बाय 5 लाख 0.2, 3 लाख डिवाइड बाय 5 लाख 0.6, 1 लाख डिवाइड बाय 5 लाख 0.2, और सम देख लो बनाना चाहिए। कॉस्ट बेटा दे रखी है, बस बेटा गलती से ना ये मत कर देना इस क्वेश्चन में, बेटा ये एग्जाम में आ सकता है, फिर से बोल रहा हूँ स्टडी मैट का क्वेश्चन है बेटा। यहाँ पर ना इक्विटी शेयर्स की कॉस्ट की हमारे लिए ये 14% बेटा काम की नहीं है, क्योंकि जो हम एडिशनल पैसा रेज कर रहे हैं ना वो इक्विटी से रेज नहीं कर रहे, वो सिर्फ कहां से रेज कर रहे हैं? डिवेंचर से, प्रेफरेंस से और रिटेनिंग से। बेटा रिटेन अर्निंग के अमाउंट के आगे, रिटेन अर्निंग के वेट के आगे रिटेन अर्निंग की ही कॉस्ट लिखना, कहीं ऐसा मत कर देना ऊपर से 5-10 और शुरुआत से आपने कॉपी पेस्ट मार दिया वहां पर। बेटा रिटेन अर्निंग सबसे लास्ट में दे रखा है, तो यहाँ ध्यान रखते हुए पहले 13 लिखोगे। उसके बाद बेटा डिवेंचर है, तो डिवेंचर की कॉस्ट कितनी दे रखी है इस क्वेश्चन में? 5% दे रखी है, और ऐसी प्रेफरेंस की कितनी दे रखी है? 10%, 10 लिखा, और उसके बाद वेट्स आपने निकाले, दोनों को मल्टीप्लाई करके WCC आ गया। ये जो हमने किया,
दिस इज नोन एज WACC यूजिंग मार्जिनल वेट्स। तो बेटा वेट्स की ना 3 अप्रोचेज हमारे इंस्टीट्यूट ने स्टडी मैट में दे रखी है। एक अप्रोच कौन सी है, जिसे हम हिस्टोरिकल वेट्स अप्रोच बोलते हैं, या तो वो बुक वैल्यू वेट्स यूज होंगे या मार्केट वैल्यू वेट्स यूज होंगे। ठीक है, बुक वैल्यूज दे रखी है तो बुक वैल्यू वेट्स, जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा कर देंगे। हमने कहा ज्यादातर हमारा जो एग्जामिनर है, क्वेश्चन बनाने वाला है, पेपर एग्जामिनर जो पेपर सेट करने वाला है, वो केयरिंग है, वो बताता है हमें। जब कभी नहीं बताएगा तो मैं उसका सोल्यूशन आपको बताऊंगा अभी आगे जब हम डिस्कशन करेंगे थोड़ा सा और, लेकिन जनरली वो बताता है। ठीक है, अच्छा ठीक है, बता दिया हमने, कर दिया उसको, या तो बुक वैल्यू वेट्स या मार्केट वैल्यू वेट्स। बेटा इस तरह के क्वेश्चन है, बस एक वो एडिशनल पॉइंट और पूछ सकता है, क्या आपको कोई ऐसी सिचुएशन समझ में आ रही है जहां पर हमारा WACC बुक वैल्यू वेट्स और मार्केट वैल्यू वेट्स में सेम आ रहा है? हाँ आ रही है। कब? जब बुक वैल्यूज और मार्केट वैल्यूज सेम होंगी तो दोनों का WACC भी सेम आ जाएगा, दोनों वेट्स सेम आ जाएगा। फिर दूसरा बेटा हमने कौन सा देखा सर? हमने दूसरा देखा फिर अगर टारगेट वेट्स जो है वो हमें दे रखे हैं, अगर टारगेट वेट्स दे रखे हैं तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वेट्स उसने बेचारे ने खुद ही वेट्स उसने खुद ही बता दिए, वो कॉस्ट बेचारा बता ही देगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके WACC निकाल देना। फिर आता है मार्जिनल वेट्स अप्रोच, जब वो एडिशनल फंड्स की बात करेगा तो उस एडिशनल फंड्स का देख लेना कहां कहां से रेज किया है, उनके वेट्स निकालना। जैसे यहां पर हमने रिटेन अर्निंग से रेज किया है, और डिबेंचर से रेज किया है, और प्रेफरेंस से रेज किया है। तो इन तीनों के ही बेसिस पे आपने वेट्स निकाले, कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दिया, WACC आ गया, खत्म हो गई बात। ठीक है बेटा, तो ये एक बात है। तो अब ना एक बार बेटा इस राइटअप को एक बार देख लो। हमने ये पूरा डिस्कशन कर लिया है, मैंने इसके ऊपर आपको क्लास में ये सारे क्वेश्चन कराए थे। हमने बेटा आपको रिवीजन के टाइम पे दिक्कत ना हो, मैंने सबके ब्रैकेट में लिखवा भी दिया था कि इस कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन किए हैं हमने। हालांकि बुक वैल्यू वेट्स पे और मार्केट वैल्यू वेट्स पे हमने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 48 और 49 थोड़ी किए थे, बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, तो वो तो सब नहीं लिखे, पर हाँ फिर भी रेफरेंस के लिए हमने यहाँ पर 48 और 49 लिख दिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बेटा हमारे इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट में दे रखे थे। अगला क्वेश्चन बेटा जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है क्वेश्चन नंबर 56। ये क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में ही सॉल्व करवाया हुआ है, और ये क्वेश्चन बेटा जो है पहले कभी ना CS प्रोफेशनल में आ रखा है, और इसकी बहुत प्रोबेबिलिटी लगती है मुझे एग्जाम में फिर से रिपीट होने की, बिकॉज हमारे एग्जाम में जैसे कि आपको पता है बेटा 5 मार्क्स के अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, तो 5 मार्क्स के लिए बिल्कुल ये ऐप बैठता है क्वेश्चन। आओ जरा एक बार क्वेश्चन को देखते हैं। कहते हैं कृतिका लिमिटेड इज करंटली फाइनेंस विद ₹10 लाख ऑफ 7% बॉन्ड्स एंड ₹20 लाख ऑफ कॉमन स्टॉक। ये बात बेटा मैंने कई बार बताई है आपको कि जो डेट है वो एक बड़ा वाइडर टर्म है, डेट के अंदर बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट, डिबेंचर्स, बैंक लोन सब आ जाता है। तो यहाँ पर जो हमें डेट दे रखा है वो 10 लाख रुपए का है, और हमने डेट जो है वो किस फॉर्म में रेज किया है? 7% बॉन्ड्स के फॉर्म में रेज किया है। और जहां तक बात कॉमन स्टॉक है, कॉमन स्टॉक बेटा इक्विटी शेयर्स का ही दूसरा नाम होता है ना। उसके बाद यहाँ पर ना हमें अब नया काम क्या करना है, जैसे अभी मैंने आपको जो WACC जो मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए, उन सब में कॉस्ट सीधे सीधे निकाल के दे रखी थी। बट जैसे मैंने आपको कहा एग्जाम में बेटा जब क्वेश्चन आएंगे तो हो सकता है कि हमें हर एक सोर्स की कॉस्ट निकालनी पड़े। जैसे कि आप यहाँ पर देखो, हमें यहाँ पर सिंपली बोला हुआ है 7% बॉन्ड्स। 7% बॉन्ड्स का मतलब हो गया कि इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बेटा जो है वो 7% का है। लेकिन आप भी जानते हो बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ी कॉस्ट होता है, कॉस्ट ऑफ डेट के लिए तो हमने प्रॉपर एक फॉर्मूला देखा हुआ है KD का। ठीक है, यहाँ पर हमें कोई बॉन्ड्स का कोई रिडेम्पशन पीरियड नहीं दे रखा, तो मैं मान सकता हूँ कि परपीचुअल डेट ही है ये। और अगर परपीचुअल डेट है तो उसके लिए फॉर्मूला हमने क्या डिस्कस किया था? I मल्टीप्लाइड बाय 1 - T डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड इनटू 100, है ना, यही हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था। उसके बाद यहाँ पर बेटा जो हमारा दूसरा है इक्विटी शेयर्स, तो इक्विटी शेयर्स का कॉस्ट हमें निकालना पड़ेगा, मतलब KE भी कंप्यूट करना पड़ेगा। और KE को कंप्यूट करने के लिए हमने जो है 4 मॉडल्स देखे थे। मैंने कहा था क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन देख के आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि आपको KE कौन से वाले मॉडल से निकालना है। यहाँ पर अगर आप देखें तो जैसे ही बीटा दिखता है तो बीटा तो बेटा एक ही मॉडल में यूज होता है, और वो कौन सा? CAPM मॉडल। और बीटा दे रखा है, रिस्क फ्री रेट दे रखा है, और फिर हमें मार्केट रिस्क प्रीमियम दे रखा है। रिस्क प्रीमियम क्या होता है बेटा? RM - RF जो है उसका डिफरेंस होता है ना, RM - RF होता है, RM और RF का डिफरेंस होता है रिस्क प्रीमियम। फिर हमें यहाँ पर टैक्स का रेट दे रखा है, और हमसे कहता है बताओ कृतिका लिमिटेड की WACC क्या होगी। तो बेटा इस क्वेश्चन में और हमने अभी तक जो क्वेश्चंस किए उसमें क्या फर्क है? अभी तो क्वेश्चंस किए थे वहां पर हमें कॉस्ट सीधे सीधे दे रखा था, यहाँ पर बेटा हमें पहले कॉस्ट जो है वो कंप्यूट करना पड़ेगा। कॉस्ट को पहले हमें यहाँ पर कंप्यूट करना पड़ेगा। और पहले मैं अगर आपको यहाँ पर ना कुछ एक दो बातें हैं जो मुझे आपको याद दिलानी है, रेगुलर बैच में तो मैंने बड़े डिटेल में वो सब डिस्कस की थी, वो एक दो बातें क्या मुझे आपको याद लानी है, आप ध्यान से सुनना बेटा। देखो इस क्वेश्चन में ना अगर आप देखोगे तो हमें बॉन्ड्स का जो कॉस्ट है, बॉन्ड्स का जो कॉस्ट निकालने के लिए, मतलब KD निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? हमारा फॉर्मूला होता है I मल्टीप्लाइड बाय 1 - T डिवाइड किससे करते हैं? नेट प्रोसीड से, और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। यहाँ बेटा हमें ध्यान रखना है कि हम या तो I जो है, अगर आपको याद हो बेटा पहली क्लास, अगर I है, अगर हम I यहाँ पर एक बॉन्ड मतलब एक पर्टिकुलर बॉन्ड का भी ले सकते हैं और टोटल भी ले सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे कि आप यहाँ पर अगर देखो तो बॉन्ड का बेटा इंटरेस्ट रेट यहाँ पर कितने रुपए है? बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट 7% का है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ बॉन्ड, एक बॉन्ड का कोई यहाँ पर फेस वैल्यू दे रखा है क्या? नहीं दे रखा।
इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट के बेसिस पे इसको सॉल्व करूं तो 10 लाख रुपए का 7% होता है 70,000 रुपीज। इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर यहाँ पर कॉस्ट ऑफ डेट निकालना चाहें तो 10 लाख का बेटा 7% 70,000 रुपये होता है। 70,000 लेंगे, इसको 1 - t से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 - t मतलब टैक्स रेट 0.35 का दे रखा है, और डिवाइड कर देंगे नेट प्रोसीड से। नेट प्रोसीड बेटा यहाँ पर 10 लाख ही है और कुछ यहाँ पर दे नहीं रखा। इसका मतलब मैं जब इसको सॉल्व करता हूँ तो ये 70,000 को अगर मैं 0.45 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे ख्याल से 45,500 कुछ आना चाहिए। एक बार देख लेते हैं। 0.65 से, सॉरी, 70,000 को 0.65 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 45,500 आता है। ठीक है ना। 1 - 0.35 मतलब 0.65, डिवाइड कर देंगे 10 लाख से, और हमारा यहाँ पर ये केडी निकल आएगा। कितना केडी निकल आएगा? केडी हमारा निकल आएगा 4.55% निकल आएगा। ठीक है। अब ना मैंने आपको ना इस क्वेश्चन में, अगर आपको याद हो बेटा, तो क्लास में एक शॉर्टकट बताया था। एक तरीका है कि आप ऐसे केडी निकाल लो। एक तरीका क्या है कि आप ऐसे केडी निकाल लो, जहां पर आपने टोटल इंटरेस्ट ले लिया और टोटल जो है हमारे बॉन्ड्स का नेट प्रोसीड ले लिया और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4.55 आ गया। एक तरीका बेटा ये भी है, और वो तरीका क्या कि मैं ना इंस्टेड कि मैं टोटल जो है वो कैलकुलेशंस करूं, मैं यहाँ पर एक बॉन्ड के फिगर से कैलकुलेशन कर दूं सारी। लेकिन उसके लिए फिर आपको बेटा एक बॉन्ड का ना वैल्यू एज्यूम करना पड़ेगा। एक बॉन्ड का वैल्यू एज्यूम करने का क्या मतलब है? जैसे अभी हमने यहाँ पर देखा कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% का है। मैं अगर चाहूं तो बेटा ये भी कर सकता हूं कि मैं यहाँ पर केडी निकाला और मैंने ना एक बॉन्ड की फेस वैल्यू को 100 रुपए एज्यूम कर लिया। ये अजम्पशन लेना पड़ेगा। इसका मतलब 100 रुपए अगर एज्यूम करूंगा तो 100 रुपए का 7%, एक बॉन्ड का इंटरेस्ट 7 रुपए हो जाएगा। 1 - 0.35 लिखोगे आप यहाँ पर, और उसके बाद क्योंकि एक बॉन्ड का वैल्यू आपने 100 रुपए एज्यूम किया है तो नीचे 100 रुपए ही नेट प्रोसीड आ जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो ये फिर से बेटा कितना आ जाएगा? 4.55% आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने ना ये भी कहा था, ये भी बेकार तरीका है। एक और बड़ा आसान तरीका मैंने आपको बताया था। मैंने कहा अगर मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन आपको दे रखा हो जहां पर बॉन्ड की वैल्यू ना पता हो, डिवेंचर की वैल्यू ना पता हो, तो आप 100 रुपए ही एज्यूम करोगे, है ना। और अगर उस क्वेश्चन में फ्लोटेशन कॉस्ट वगैरह मान लो नहीं है, मतलब अगर आपकी नेट प्रोसीड 100 रुपए ही अगर मान लो लिखनी पड़ रही है आपको, जैसे कि यहाँ लिखनी पड़ रही है, जैसे हमने यहाँ नेट प्रोसीड कितना लिखा है? 100 रुपए। अगर किसी ऐसे क्वेश्चन में जहां पर आपको एक बॉन्ड का, एक डिवेंचर का फेस वैल्यू नहीं दे रखा है, तो उस केस में क्या करो? इंस्टेड की आप कुछ एज्यूम करो। अगर एज्यूम कर भी लोगे तो 100 रुपए ही तो एज्यूम करोगे। ये 100 तो बेटा आपस में कटे जाने वाले हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में मैंने आपको कहा था बेटा केडी निकालने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आपको सिंपली आई मल्टीप्लाइड बाय 1 - t, बस यही करना है। एक बॉन्ड का इंटरेस्ट लिख लेना, मतलब सपोज 7 रुपए लिख लिया, मतलब जो भी हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अब -1 - 0.35 कर दिया। आप देखो अभी भी 4.55% ही आएगा। ये मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था ऐसे क्वेश्चंस के लिए जहां पर हमें एक बॉन्ड का वैल्यू नहीं दे रखा होता था। अगर याद करोगे बेटा, हमने फिर ये शॉर्टकट बहुत क्वेश्चन पे लगाया। तो ये भी बड़ा तरीका है, ये भी नहीं लगाएंगे, ये भी नहीं लगाएंगे। हम ऐसे क्वेश्चन में ये लगाना पसंद करेंगे। सर लेकिन मान लो अगर हमने ऐसे लगा दिया, तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लगा लोगे ये भी ठीक है, कोई गलत थोड़ी है। बस थोड़ा सा तरीका आपका लंबा हो जाएगा। उस केस में आपने क्या किया, टोटल इंटरेस्ट के डेटा की मदद से आपने ये कैलकुलेशंस कर लिए, ये भी ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्लास में कैसे सोल्यूशन कराया था। इसका क्लास का सोल्यूशन अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, ये देखो बेटा, ये देखो बेटा, ये रहा क्लास का सोल्यूशन। मैंने आपको बेटा देखो पहले तो क्लास में बिल्कुल ऐसे ही कराया, जैसे हमने कहा कि टोटल इंटरेस्ट आप यहाँ पर निकाल लो। टोटल इंटरेस्ट निकाला 70,000 का। हमारा टोटल नेट प्रोसीड कितना? 10 लाख रुपए का। हमने मतलब टोटल डेटा की मदद से जो है सारे कंप्यूटेशन कर लिए। 70,000 लिखा, 1 - 0.35 मतलब टैक्स से मल्टीप्लाई किया, 10 लाख रुपए लिखा और आ गया 4.55%। फिर मैंने कहा कि अगर आप ये भी चाहो तो बॉन्ड का एक वैल्यू आप एज्यूम कर लो 100 रुपए। हमने फिर यहाँ पर 100 रुपए एज्यूम किया, पर 100 रुपए एज्यूम करने से होगा क्या? ये 100 तो आपस में कट ही जाएंगे। ये जो 100 और 100 है, ये जो 100 आपस में तो कट ही जाएंगे। तो फिर मैंने क्या कहा भी, एजम्पशन लेने से बढ़िया है कि अगर मान लो 100 रुपए का ही नेट प्रोसीड अगर लिखना है तो 100 तो आपस में कटने ही वाले हैं। जो हम परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो 100 हम एज्यूम करेंगे ये आपस में क्योंकि कट जाएंगे, इसलिए बेहतर है कि ऐसे केस में आप सिंपली शॉर्टकट लगाओ। केडी का फॉर्मूला क्या? आई मल्टीप्लाइड बाय 1 - t, बात ही खत्म हो जाएगी। ठीक है। ये तो हमारा हो गया यहाँ पर केडी। इसके बाद बेटा केई निकालने के लिए यहाँ पर हमें जो है दूसरा, जो हमें केई निकालने के लिए सीएपीएम मॉडल का डेटा दे रखा है ना। हमें यहाँ पर केडी निकालने के लिए सीएपीएम मॉडल का डेटा दे रखा है, और अगर आप देखें तो हमें आरएफ दे रखा है, बीटा दे रखा है, और मार्केट रिस्क प्रीमियम दे रखा है। बेटा अगर आपको याद हो तो रिस्क प्रीमियम क्या होता था? रिस्क प्रीमियम मैंने आपको जब सीएपीएम मॉडल एक्सप्लेन किया था, तो रिस्क प्रीमियम क्या होता था? आर एम माइनस आर एफ। कि हमें अगर मान लो हम अभी किसी रिस्क फ्री एसेट में पैसा लगाते हैं तो वहां पर मान लो 8% का रिटर्न मिल रहा है, और मार्केट हमें 20 दे रही है। इसका मतलब रिस्क लेने का प्रीमियम कितना मिलेगा? 12% का, है ना। यहाँ पर हमारा रिस्क प्रीमियम 3.5% है। तो आपको यहाँ पर देखो सोल्यूशन देखो, केडी हमने केई कैसे निकाला? हमने आरएफ लिखा,
आर एफ प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाय आर एम माइनस आर एफ। ये आर एम माइनस आर एफ जो क्या है, इसको क्या बोलते हैं, रिस्क प्रीमियम। ये हमें सीधे सीधे यहाँ पे दे रखा है। फिर आर एफ लिखा, बीटा लिखा और मल्टीप्लाइड बाय रिस्क प्रीमियम किया, हमारा आ गया के ही 9.25%। तो बेटा ध्यान रखें, WACC निकालने के लिए पहला स्टेप तो यही होता है कि हमें इंडिविजुअल सोर्स की जो है वो कॉस्ट कंप्यूट करनी होती है। अगर तो क्वेश्चन मेहरबान रहा तो वो कंप्यूट करके दे देगा, नहीं तो फिर हमें निकालनी पड़ेगी। हमें कौन से मॉडल यूज करते हैं उसके लिए क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन देख के आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो अगर यहाँ पर सी के बीटा की जगह रिस्क प्रीमियम की जगह अगर मान लो यहाँ पर वो ग्रोथ देता, लास्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड देता, तो फिर वहां पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि डिविडेंड ग्रोथ मॉडल लगाना पड़ता है ना। तो वो बेटा क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन से समझ में आ जाएगा आपको। अच्छा, अब हमने दोनों सोर्सेज की कॉस्ट निकाल ली है। अभी तक मैंने जो आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस किए थे वहां पर ये जो अलग अलग सोर्सेज की कॉस्ट गिवन थी, यहाँ हमने निकाली है। एक की कितनी निकाली है 4.55, दूसरे की कितनी निकाली है 9.25। अब WACC आप निकालना जानते हैं बेटा, ये टेबल हमने देखा ही। सोर्स लिखो, पहले सोर्स का कॉलम, अमाउंट लिखो, बता ही रखा था कि बॉन्ड के 10 लाख रुपए लगे हैं, कॉमन स्टॉक के 20 लाख लगे हैं। दोनों का वेट निकाल लो। वेट कैसे निकालते हैं, जिसका भी वेट निकालना हो, जैसे डेट का वेट निकालना है तो डेट का अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट, 10 लाख अपॉन 30 लाख, डेसिमल में आ रहा है, 4 प्लेसेस ले लेना, 0.3333। फिर ऐसे ही 20 लाख अपॉन 30 लाख, फिर से डेसिमल में आएगा 4 प्लेसेस, 0.666, 4 बार लिखोगे 666। लेकिन अगर आपने यहाँ पे गलती से भी 0.6666 लिखा तो सम 1 नहीं होगा, सम फिर हो जाएगा 0.9999, हमें 1 चाहिए। तो दूसरे वाले को क्या लिखो, बैलेंसिंग फिगर। और वैसे भी मैंने बेटा आपको कहा है कि राउंड ऑफ करना होता है चौथे प्लेस पर। अगर आप देखोगे 0.666 आएगा और पांचवें प्लेस पे अगर 6 है तो अपर प्लेस पे राउंड ऑफ करते ना, तो वैसे भी अगर राउंडिंग ऑफ के प्रिंसिपल्स भी लगाओगे तो 0.6667 लिखना पड़ेगा, सम 1 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। उसके बाद कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके निकाल दो WACC। 5 मार्क्स में बेटा आएगा ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया तो। ठीक है, चलो अब बेटा आगे बात सुनो। अगला क्वेश्चन मैं जो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन बेटा हमारे इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट का है 57। इसकी भी बेटा आने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। आओ जरा इस क्वेश्चन को भी एक बार रीड कर लेते हैं। द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ फर्म कंसिस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ रुपीज 80 लाख, 10% प्रेफरेंस शेयर्स 20 lakhs, और फिर हमें यहाँ पर जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, एंड 14% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 60 लाख। एट प्रेजेंट इट्स इक्विटी शेयर इज सेलिंग एट रुपीज 25 रुपीज। It is expected that company will pay a dividend of rupees 2. It has been growing at the rate of 7%. If the company is subject to 50% tax rate, determine its WACC. फिर से देखो वही बात बेटा, पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले तो आपको इंडिविजुअल सोर्सेज की कॉस्ट कंप्यूट करनी है। यहाँ पर मुझे साफ साफ दिख रहा है कि जो इंडिविजुअल सोर्स की जो ये कॉस्ट है, मैं यहाँ पर कैसे निकालूं। इंडिविजुअल सोर्स की कॉस्ट निकालने के लिए अगर मैं देखूं तो इक्विटी की जहां तक बात है तो डिविडेंड ग्रोथ मॉडल नहीं लग पाएगा, क्योंकि डिविडेंड का डिटेल दे रखी है, उसने मुझे ग्रोथ रेट दे रखा है, फिर देखो उसने कंपनी का जो शेयर प्राइस है मतलब P0 भी दे रखा है, तो डिविडेंड ग्रोथ मॉडल यहाँ पर तो के ही निकालना इज नॉट एन इशू, वो तो बड़े आराम से निकल जाएगा आपका। अगर मैं आपको के ही इसका सोल्यूशन दिखाऊं तो के ही तो निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। देखो ये के ही निकालने के लिए हमें D1 चाहिए होता है, P0 चाहिए होता है और G चाहिए होता है। हमें बेटा इस क्वेश्चन में सीधे सीधे D1 दे रखा है। D1 कैसे पता लगा सर आपको, देखो आप लैंग्वेज देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज में यहाँ पर लिखता है कि इट इज एक्सपेक्टेड दैट फ्यूचर की, यहां पर आप देखोगे आपको जो है पूरे पूरे हिंट्स दिखेंगे, फ्यूचर की बात कर रहा है। इट इज एक्सपेक्टेड दैट द कंपनी विल पे अ डिविडेंड ऑफ रुपीज 2, मतलब आने वाले टाइम की बात कर रहा है। जब फ्यूचर की बात करें बेटा D1 है, पास की बात करें, रीसेंट पास की बात करें तो इसका मतलब D0 है। D0 दे रखा होता तो D0 को D1 में कैसे हम कन्वर्ट करते, D0 को 1 + G से मल्टीप्लाई कर देते, D1 आ जाता, पर यहाँ तो सीधे सीधे ही D1 है। D1 दे रखा है, ग्रोथ रेट दे रखा है, प्राइस दे रखा है, तो बेटा के ही निकालना तो यहाँ पर बहुत ही आसान। ठीक है ना, D1 भी पता है, P0 भी पता है, G भी पता है। अब मैंने आपको बता रखा है कि बेटा जब के ही यहाँ पर आप सॉल्व करोगे तो ये ध्यान रखना D1 अपॉन P0 के आगे 100 से मल्टीप्लाइड नहीं है, डेसिमल में आएगा, और इसलिए ग्रोथ रेट भी आपको डेसिमल में लिखनी है, और जो हमारा फाइनल आंसर आएगा उसको बाद में 100 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है बेटा केपी की। बेटा केपी निकालना ना, वैसे तो देखो हमने जब केपी के बारे में बात करी थी, जब मैं इंडिविजुअल सोर्सेज की बात कर रहा था आपके साथ, तो केपी के बारे में हमने बहुत कुछ देखा। बट ना जब लेंदी क्वेश्चन आता ना तो केपी बेटा बेचारा बड़ा मासूम सा होता है। ज्यादातर केपी जो है ना, जो प्रेफरेंस डिविडेंड का रेट दे रखा होता है ना, वही केपी होता है ज्यादातर, अनलेस अगर कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी हो। अब जैसे कि यहां पर देखो तो बेटा प्रेफरेंस शेयर का जो रेट है वो कितना दे रखा है, 10% का, और कुछ नहीं बता रखा। अगर प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में कुछ नहीं बताया होता तो ये जो 10% का प्रेफरेंस डिविडेंड का रेट है ना, यही केपी बन जाता है। ऐसा क्यों,
बताओ पहले ये बताओ बेटा केपी का फॉर्मूला क्या है। अगर मान लो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, क्योंकि यहाँ पर रिडेम्पशन पीरियड दे नहीं रखा, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, पीडी अपॉन एनपी इंटू 100, पीडी अपॉन एनपी इंटू 100। तो नेट प्रोसीड अगर नहीं पता एक पर्टिकुलर प्रेफरेंस शेयर का, तो 100 रुपए एज्यूम करोगे, 100 आपस में कट जाएगा, 100 रुपए ज्यूम करोगे। और या फिर अगर मैं आपको क्लास का सोल्यूशन दिखाऊं, तो या तो आप क्या करोगे, आप टोटल अप्रोच फॉलो करोगे। टोटल अप्रोच मतलब आप टोटल प्रेफरेंस डिविडेंड ले लोगे। अगर आप देखो तो टोटल प्रेफरेंस डिविडेंड बेटा यहाँ पर कितना निकल पाएगा, हमारे 20 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर हैं, 20 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर हैं। और अगर आप देखो यहाँ पर तो 10% का यहाँ पर डिविडेंड रेट है, तो 2 लाख रुपए का हमारा क्या आ जाएगा, प्रेफरेंस डिविडेंड आ जाएगा। 2 लाख रुपए का प्रेफरेंस डिविडेंड, टोटल 20 लाख रुपए इंटू 100, 10% ही आएगा। अगर आप एक प्रेफरेंस डिविडेंड 100 रुपए का एज्यूम कर लोगे, तो बेटा 100 आपस में फिर से कट जाएगा। तो अल्टीमेटली मैंने कहा था ऐसे क्वेश्चंस जहां पर प्रेफरेंस डिविडेंड का कोई भी डेटा ना दे रखा हो, तो ये बात आप मान सकते हो कि जो भी उनका प्रेफरेंस डिविडेंड का रेट है वही केपी है। ठीक है, इंडिविजुअली जब बात करते हैं तो केपी को लेकर कई सारी बातें आ जाती है। हाँ, ऑफ कोर्स यहाँ पर अगर प्रेफरेंस शेयर का अगर मान लो इशू प्राइस वगैरह दे रखा होता, फ्लोटेशन कॉस्ट वगैरह दे रखा होता, ठीक है, या फिर ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते, तो यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर्स वगैरह दे रखे होते, तो फिर हमने तरीका सीख ही रखा है। लेकिन मैंने कहा ज्यादातर जो बड़े क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें प्रेफरेंस डिविडेंड ज्यादा आपको चैलेंज करेगा नहीं, बड़ा सिंपल सा होता है। उसके बाद बेटा क्या बची बात, केडी की। केडी के लिए मैंने आपको अभी भी बताया, क्या बताया, अगर मान लो आपको एक डिवेंचर का आपको वैल्यू नहीं दे रखा है कुछ भी, तो आप 100 रुपए एज्यूम करोगे। और 100 रुपए भी क्यों एज्यूम करें, वहां पर आपको सिंपली क्या करना है, आई को मल्टीप्लाई कर देना है 1 माइनस टी से। आई हमारा बेटा यहाँ पर 14, तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर निकालना चाहूँ तो 14 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट, टैक्स रेट हमें दे रखा है 50% का। केडी बेटा हमारा 7% का आ जाएगा। यहाँ पर हमारा केडी कितना आएगा, देखो 7% का आ रहा है, ये रहा केडी 7%। डायरेक्टली शॉर्टकट से ऐसे करेंगे, ठीक है, डायरेक्टली हम शॉर्टकट से कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे फिर। लेकिन कुछ बच्चों ने कहा कि सर एक बार आप वो जो आपने कहा था कि हम टोटल बेसिस पे भी कर सकते हैं, कि टोटल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय टोटल नेट प्रॉफिट, एक बार वो भी करके दिखा दो। मैंने क्लास में करके दिखा दिया था। जैसे कि यहाँ पर आप देखो तो इंटरेस्ट हमारा बेटा जो है कैसे निकलेगा, हमारे टोटल यहाँ पर डिबेंचर्स कितने रुपए के हैं, 60 लाख के हैं, 14% का बेटा इंटरेस्ट रेट है, तो 60 लाख का 14% निकालोगे तो 8.4 लाख आएगा। हमारा टोटल इंटरेस्ट 8.4 लाख है, मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5 से, डिवाइड करेंगे जो हमारा टोटल डिबेंचर का नेट प्रोसीड 60 लाख रुपए, आप देखोगे 7% ही आएगा, कुछ और आ नहीं सकता। दोनों तरीकों से करवाया था मैंने कहा, लेकिन ना ये सब तरीका एग्जाम में नहीं करने की जरूरत, क्यों टाइम खराब करें, वैसे ही टाइम कम होता है हमारे पास है। सीएफएम का पेपर जो है वैसे भी थोड़ा लेंथी ही होता है, तो जहां टाइम बच सकता है वहां टाइम बचाएंगे हम। ठीक है, तो डायरेक्टली ऐसे निकालेंगे हम, आई मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टी। उसके बाद तीनों सोर्सेज की बेटा कॉस्ट आपको पता लग चुकी है। अब वेटेड एवरेज निकालने में क्या इशू है, आराम से निकल जाएगा। क्या कॉलम बना, पहले सोर्स का कॉलम बनाते हैं, फिर अमाउंट का कॉलम बनाते हैं, फिर उसके बाद हम वेट का कॉलम बनाते हैं। वेट कैसे निकालते हैं भाई, टोटल हमारा कितना लगा है 160, टोटल कितना लगा है 160, और अगर मुझे इक्विटी का वेट निकालना हो तो इक्विटी का पैसा 80 अपॉन 160.5, 20 अपॉन 160.125, 60 अपॉन 160.375, सम देख लो 1 है, आ गया आंसर। देख लो बेटा इसको भी, ये भी ध्यान रखे बेटा, इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट का क्वेश्चन है, एज इट इज आएगा। मैं सारे के सारे रिलेवेंट क्वेश्चन ही आपके साथ अभी डिस्कस कर रहा हूं इसमें, ये भी क्वेश्चन बेटा एज इट इज आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन फटाफट डिस्कस करना शुरू करें। आओ जी सर अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट था, क्वेश्चन नंबर 58, ये भी बेटा सीएस प्रोफेशनल एग्जाम में आ रखा था। और लास्ट में देखो क्या बोल रहा है उसने, यूज बुक वैल्यू वेट्स, क्या बोले हैं, बुक वैल्यू वेट्स निकालना क्या है, कंप्यूट डब्ल्यूएसीसी। ठीक है, टैक्स रेट दे रखा है 40% का, आपको इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर। अब बेटा ध्यान रखें यहाँ पर हमें फिर से कॉस्ट निकालनी पड़ेगी हर एक सोर्स की, हर एक सोर्स की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। आपको देखना पड़ेगा डेटा किस हिसाब से दे रखा है। जैसे कि अगर आप फिर से देखो तो यहाँ पर डिबेंचर्स की मैं अगर बात करूं, डिबेंचर का कोई एक डिबेंचर का कोई वैल्यू नहीं दे रखा, कोई फ्लोटेशन कॉस्ट वगैरह नहीं है, तो उस केस में क्या करोगे, केडी निकालना कोई इशू नहीं है, आई लोगे और 1 माइनस टी से मल्टीप्लाई कर दोगे। व्हाट इज आई, आई इज 12 और 1 माइनस टैक्स रेट 0.4, और अगर आप देखोगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना हो गया, 12 इंटू 0.6, 7.2% आ जाएगा, 7.2% आ जाएगा। एक बार चेक करो आप देखो, है ना, बाकी आप एक बार फटाफट से आप एक बार कैलकुलेट करो कि आपका भी यही आ रहा है सब कुछ, ठीक है ना। अच्छा अब देखो बेटा यहाँ पर केपी, केपी के लिए क्या करोगे, फिर से वही बात कि कुछ भी प्रेफरेंस शेयर का कोई डेटा नहीं है, तो बेटा उसका बड़ा केपी लेंदी क्वेश्चंस में ज्यादातर बड़ा मासूम होता है, उसका प्रेफरेंस डिविडेंड का रेट ही केपी बन जाता है। इसका मतलब यहाँ पर केपी कितना होगा, केपी यहाँ पर जो होगा वो हमारा होगा 10%, सॉरी कितना, हाँ 10% का ही, 10% दे रखा है।
अब देख लो केई के लिए कौन सा मॉडल लगाओगे यहाँ पर? सर करंट मार्केट प्राइस दे रखा है, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लेयर अ डिविडेंड, मतलब ये केस ने मुझे दे रखा है कि यार D1 दे रखा है और ग्रोथ रेट दे रखा है, सीधे सीधे डिविडेंड ग्रोथ मॉडल लगा देना यहाँ पर। तो देखा जाए तो 57 58 एक जैसे हैं। 57 हमारे इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट का क्वेश्चन है और 58 जो है कभी पहले प्रोफेशनल एग्जाम में आ रखा है। अब आप देखो D1 दे रखा है, P0 दे रखा है ना, और ग्रोथ रेट दे रखा है, निकल गया 18%। KD के लिए मैंने आपको बता ही रखा है, और KP हमारा 10% मतलब डिविडेंड रेट हो गया। अब निकालो WACC, सबके अमाउंट देखो बेटा क्वेश्चन में गिवन है, देखो 5 1 4, और बुक वैल्यूज वेट ही यूज करने हैं, तो इसी 5 1 4 के बेसिस पर वेट्स आप निकाल लो, कॉस्ट आपने निकाल ही ली है, मल्टीप्लाई करके WACC निकल गया। ठीक है जी। अब देखो बेटा, मैंने जो क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया ना, बिल्कुल वैसे क्वेश्चन बहुत फेमस है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये एक और देखो एग्जामिनेशन क्वेश्चन, एक और एग्जामिनेशन क्वेश्चन, और सेम बिल्कुल कॉन्सेप्ट पर। एक बार देख लो, इसको भी देख लो। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, शेयर ऑफ द कंपनी सेल्स फॉर ₹20, इट इज एक्सपेक्टेड दैट कंपनी विल पे नेक्स्ट ईयर अ डिविडेंड ऑफ ₹2 पर शेयर व्हिच विल ग्रो एट 7%, टैक्स रेट 30। सेम क्वेश्चन है बेटा। मुझे बताओ केडी आप कैसे निकालोगे? अब तो बेटा आपको आइडिया लग गया होगा केडी कैसे निकालोगे। सर केडी निकालने का तरीका आपने बताया, अगर डिबेंचर का कोई भी और इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखा तो 100 रुपए तो क्या एज्यूम करो, क्योंकि 100 तो आपस में कट ही जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या करना है आपको? केडी लेना है, केडी हमारा इंटरेस्ट लेना है, इंटरेस्ट कितना है 14, और 14 को 1 माइनस टैक्स रेट मतलब 0.3, ये देखो टैक्स रेट देखा 30% का, तो 14 को 0.7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मेरे ख्याल से बेटा 9.8% आ जाएगा। तो केडी 9.8% आ गया। केपी बेचारा क्या करोगे, इसका प्रेफरेंस डिविडेंड ही हमारा केपी बन जाएगा, तो केपी इज 10%, और केई तो आपको पता ही है डिविडेंड ग्रोथ मॉडल लगा दोगे आराम से। एक बार फटाफट से इसका भी सोल्यूशन देख लो आप। ये देखो बेटा केई हमने देखो कैसे निकाला, D1/P0 + G, D1 दे रखा था, P0 दे रखा था और ग्रोथ दे रखा था। केई आराम से निकल गया 17%। और हमने देखा ही अभी कि केपी जो है बेटा वो प्रेफरेंस डिविडेंड के रेट के बराबर ही हो जाता है। और केडी हमने अभी अभी 9.8% निकाला। उसके बाद आपको WACC निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? अब तो बेटा आपको याद हो गया होगा, पहले सोर्स का कॉलम बनाओगे, फिर अमाउंट का कॉलम, फिर वेट्स, वेट्स का बेटा सम टोटल कर लेना कि 1 है कि नहीं है, फिर कॉस्ट, और फाइनली WACC, खत्म क्वेश्चन। ठीक है। अब बेटा एक क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन ना CS प्रोफेशनल में आ रखा है, और ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, हमारे एग्जाम में रिपीट हो सकता है। अब ना ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, इसमें ना एग्जामिनर ने बहकाने की बड़ी कोशिश की है आलतू फालतू इन्फॉर्मेशन देके। ठीक है, मैं आपसे सीधे मुद्दे की बात करता हूँ। क्लास में मैंने बेटा ये क्वेश्चन करवाया था, हमें यहाँ पर कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए बोला है। ठीक, और मैंने आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी कंप्यूट करने के 4 मॉडल बता रखे हैं। 4 मॉडल कौन से बताए थे? पहला मॉडल बताया था अर्निंग प्राइस रेशियो अप्रोच, दूसरा बताया था डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, तीसरा डिविडेंड यील्ड मॉडल, और चौथा हमारा CAPM मॉडल था। आप अगर यहाँ पर ना ध्यान दें अगर, तो CAPM मॉडल लग सकता है। मैंने आपको बताया था CAPM मॉडल लगाने के लिए हमें बीटा चाहिए होता है, RF चाहिए होता है, RM चाहिए होता है, और बीटा बेटा हर एक कंपनी का अलग अलग होता है। बीटा ध्यान रखें, हर कंपनी का अलग अलग होता है। मार्केट का बीटा 1 मानते हैं, और हर एक कंपनी का जो बीटा होगा वो या तो 1 होगा, या 1 से ज्यादा होगा, या 1 से कम होगा। अब जैसे आप देखो यहाँ पर कंपनी ए का जो है बीटा 1.35 दे रखा है, और कंपनी बी का भी जो बीटा दे रखा है 1.05 दे रखा है। हमसे बेटा यहाँ पर क्या निकालने के लिए बोला है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है, फिर हमें रिटर्न ऑन मार्केट इंडेक्स, मतलब मार्केट का रिटर्न भी दे रखा है, RM दे रखा है, RF दे रखा है। अब ना इस क्वेश्चन में शुरुआत की 3 लाइनों में थोड़ा सा ना उसने कि वो क्या चाहता है पोर्टफोलियो से, उसके बारे में एक जनरल सा आपको एक बेसिकली कहो कि एक जनरल इंफॉर्मेशन दी है। पर प्रॉब्लम पता है क्या है? ये ऊपर वाली लाइन में पी रेशियो और फिर यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी, पता नहीं कौन कौन सी बातें कर रहा है, पे आउट रेशियो वगैरह। बच्चा जो है ना ये आलतू फालतू इन्फॉर्मेशन के चलते ना थोड़ा सा गुमराह हो जाता है, बहक जाता है कि वो अच्छा पता नहीं क्या करना है इसका, और सोचने लगता है इसके बारे में। अरे भाई केई निकालने के लिए बोला है, और मॉडल चेक कर लो कौन सा लग पा रहा है। CAPM मॉडल लगाने के लिए मुझे बस क्या क्या चाहिए, मुझे कुछ गिनी चुनी इन्फॉर्मेशन चाहिए। एक चाहिए बीटा दे रखा है, दूसरा चाहिए RM दे रखा है, तीसरा चाहिए RF दे रखा है, बस बात खत्म हो गई ना। मुद्दे की बात पे रहो और अपना क्वेश्चन सॉल्व करके आगे बढ़ो। एग्जाम में बेटा इतना टाइम थोड़ी होता है हमारे पास। जैसे मान लो कभी आप यूट्यूब पर कभी मान लो कोई वीडियो देखने के लिए जाते हो कि हाँ मुझे इस टॉपिक के लिए वीडियो कोई सर्च करना है, और वो वीडियो देखते देखते फिर वो दूसरे सजेशन लगाने लगता है, फिर आप कोई स्टैंड अप कॉमेडी देखने लगते हो, या फिर कोई और मूवी देखने लगते हो, या फिर कोई और क्लिप देखने लगते हो। गए किसी और काम के लिए थे, पहुंच किसी और काम पे गए। यहाँ पर बेटा कुछ ऐसा ही है। निकालना कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, वो आपको भगाने की कोशिश करेगा, पी रेशियो दे देगा, ये दे देगा, वो दे देगा। अरे भाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए बीटा चाहिए, RM चाहिए, RF चाहिए, सब पता है। बीटा हर एक कंपनी का अलग अलग होता है, दोनों का बीटा दे रखा है।
आरएम तो बेटा मार्केट का दे रखा है, आरएफ दे रखा है। अब क्वेश्चन नंबर 61 का देखो सोल्यूशन, ये रहा आपके सामने। ये देखो, सिंपली आपको क्या करना है, कुछ नहीं सोचना, बस कॉस्ट ऑफ इक्विटी का लिखोगे पहले आप फॉर्मूला। सबसे पहले बेटा आप क्या करोगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी का लिखोगे फॉर्मूला। ये रहा हमारा फॉर्मूला, पहले हमने फॉर्मूला लिखा, फिर हमने डिफाइन कर दिया कि आर एफ क्या होता है, बीटा क्या होता है और आर एम क्या होता है। उसके बाद कंपनी ए के लिए निकाला, 5.25 हमें आर एफ दे ही रखा है, ठीक है, और बीटा उसका 1.35 है, आर एम दे रखा है और आर एफ दे रखा है। ऐसे ही कंपनी बी का निकाल के खत्म करके आ जाना बेटा। एग्जाम में 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ जाएगा फिर से। और देखो कितना छोटा से में फटाफट सॉल्व हो गया, लेकिन उसने डेलिबरेटली जो है ना इधर उधर की इन्फॉर्मेशन दी है, ताकि आप जो है उस इधर उधर की इन्फॉर्मेशन में बहक कर जो है अपना सोल्यूशन गलत कर दें, वो नहीं करना बेटा अपने को। अब बेटा ये जो क्वेश्चन नंबर 65 है ना, ये क्वेश्चन मैं आपको जो डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, ये बेटा एक बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है एग्जामिनेशन का। और जब भी ये क्वेश्चन आता है थोड़ा सा महंगा आएगा, ये 5 मार्क्स में नहीं आएगा। ये क्वेश्चन अगर आएगा तो ज्यादातर चांस है कि कम से कम 10 नंबर में आएगा। ठीक है, आओ जरा एक बार इस क्वेश्चन को रीड करते हैं, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन बेटा हिट लिस्ट पे रखने हैं आपको। ठीक, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 बेटा अगर आप देखें तो हमें बोलता है जेकेएल लिमिटेड हैज द फॉलोइंग बुक वैल्यू कैपिटल स्ट्रक्चर एज ऑन 31 मार्च। इसने हमें इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डिबेंचर्स 3 चीज दे रखी है हमें। फिर वो कहता है इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी सेल फॉर ₹20। इट इज एक्सपेक्टेड दैट कंपनी विल पे अ डिविडेंड ऑफ ₹2 पर शेयर और ग्रोथ रेट 5%, एज्यूम कह रहा है 35% रेट, कह रहा है कंप्यूट द कंपनीज WACC बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। आपके दिमाग में सवाल आएगा सर ये तो अभी हमने जिस तरह जैसे क्वेश्चन किए थे वही तो है। हाँ बेटा इसका ए पार्ट तो वही है, ए पार्ट बिल्कुल सेम है, जैसे अभी अभी हमने किया वैसे ही करता है। आप पहले वही केई निकालोगे, सेम डिविडेंड ग्रोथ मॉडल यहाँ पर लग रहा है, फिर केडी निकालोगे, केपी निकालोगे और उसके बाद WACC निकाल के बात खत्म कर देना। WACC निकल जाने के बाद हमारा फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट इज नॉट एन इशू, मैं उसके लिए डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं सेकंड पार्ट के लिए डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन एक बार इसका सोल्यूशन देख लेते हैं फर्स्ट पार्ट का, ताकि फिर सेकंड पार्ट जब हम देखें तो हमें फिर समझ में आए कि हमें क्या एडिशनल करना है, क्या नया काम करना है। अब देखो ये रहा बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 65 का सोल्यूशन। ये मैं ये रहा सामने आपके। सबसे पहले बेटा देखो डिविडेंड ग्रोथ मॉडल से आपने क्या निकाल दिया, के ही निकाल दिया, कोई दिक्कत है नहीं, D1 P0 G सब दे रखा है, 15% का निकल गया। केडी के लिए बेटा आपने जो है वही जो मैंने शॉर्टकट बताया था अभी, I मल्टीप्लाइड बाय 1 - t, उसकी मदद से निकाल दिया और केपी डिविडेंड रेट ही हो गया। फिर मैंने क्लास में आपको एक बार करके दिखा दिया था कि बेटा 100 रुपये अगर एज्यूम भी करते तो 100 आपस में कट ही जाता, कुछ भी नहीं करना उसको, ठीक है ना। अब शॉर्टकट लगाना ऐसे फटाफट, अगर हमें डिबेंचर का या जो भी हमें प्रेफरेंस शेयर का अगर हमें कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं दे रखा, कोई इशू प्राइस वगैरह नहीं दे रखा, तो ऐसे सॉल्व कर देना फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद WACC यहाँ पर निकल जाएगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो अभी अभी हमने डिस्कस किए थे। अब देखो बेटा यहाँ पर उसने सेकंड पार्ट में क्या बोला, कह रहा कंप्यूट न्यू WACC, कंप्यूट क्या कर दो, न्यू WACC इफ द कंपनी रेजेज एन एडिशनल ₹20 लाख डेट, एडिशनल 20 लाख डेट बाय इशूइंग 12% debentures. This would result in increasing the expected equity dividend to ₹2.4 and leave the growth rate unchanged, but the price of equity share will fall to ₹16 per share. अब देखो बेटा यहाँ ना बी पार्ट में, सबसे पहली बात बेटा बी पार्ट में ना वो कह रहा है कि हम ना नए पैसे रेज करना चाह रहे हैं, वो भी डेट से रेज करना चाह रहे हैं। तो अब जब नए पैसे रेज करेंगे, डेट से रेज करेंगे, हमारे पास नए कैपिटल आएगी और वो नई जो कैपिटल है उसका भी बेटा एक कॉस्ट होगा, है ना, तो हमारी WACC बदल जाएगी। तो वो बस यही कह रहा है कि नई WACC निकाल दो, लेकिन जो ये डेट से पैसा रेज करेंगे इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। और कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे, कह रहा है इसकी वजह से, ऑफकोर्स बेटा अगर हम जब नया डेट लेके आएंगे तो कह रहा है कि ना इसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि हम ऑफकोर्स जब पैसा नया रेज करेंगे तो हमारे बिजनेस के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। जब इंसान बिजनेस को एक्सपैंड करता है तो क्यों करता है, ताकि उसका रेवेन्यूज बढ़े। तो रेवेन्यू बढ़ाने के लिए हमने बिजनेस को बढ़ाने के लिए हमने पैसे रेज किए होंगे, उसको अपने बिजनेस में लगा दिया होगा, जिसकी वजह से हमारी इनकम्स बढ़ी होंगी। इसलिए कह रहा है कि हमारा जो एक्सपेक्टेड डिविडेंड है ना वो 2.4 हो जाएगा, पहले कितना था ₹2। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जो ये नए सोर्स से हम पैसा मंगवाएंगे डेट से, इससे हमारा क्या होगा, हमारा जो है डेट, ठीक है इसका तो हमें कॉस्ट कंसीडर करना है, वो मैं डिस्कस कर रहा हूं, लेकिन हमारी जो केई है वो भी बदल जाएगी। केई क्यों बदल जाएगी, बिकॉज D1 बदल जाएगा, हमारा डिविडेंड बदलेगा तो बेटा केई बदलेगा। ग्रोथ रेट कह रहा है अनचेंज है, ग्रोथ रेट में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन हमारा प्राइस ऑफ शेयर भी गिर जाएगा। अभी बेटा हमारा प्राइस 20 रुपए का है, नया प्राइस कितने का हो जाएगा, 16 रुपए का। मतलब बेटा आप ध्यान रखें अब इससे होने क्या वाला है, ये जब आप नया सोर्स से पैसा रेज करेंगे तो आपका एक नया सोर्स जो आया, डेट एक और एडिशनल आया। अभी समझ लो हमारा एक KD1 था 10% डिबेंचर्स, अब हमने नया डेट से भी पैसा रेज कर रहे हैं और जो नए डेट से पैसा रेज कर रहे हैं वो 12% डिबेंचर्स है। तो हमारे समझ लो बेटा डेट 2 हो जाएंगे, KD1 KD2।
ठीक है ना, 2 डेट हमारे हो जाएंगे। लेकिन ये नया डेट आने की वजह से हमारा जो इक्विटी का कॉस्ट है वो भी अफेक्ट हो रहा है। अब इक्विटी को कॉस्ट कॉस्ट क्यों इफेक्ट हो रहा है? क्योंकि हमारा जो है नए डेट के आने से ऑफ कोर्स बिजनेस में पैसा आया तो हमने एक्सपेंशन के लिए लगाया होगा, हमारा जो एक्सपेक्टेड डिविडेंड है वो तो बढ़ जाएगा, 2.4 हो जाएगा। लेकिन क्योंकि बेटा जब हम बाहर से ना उधारी ज्यादा लेते हैं तो हमारे बिजनेस में रिस्क दिखता है इन्वेस्टर्स को। क्योंकि रिस्क दिखता है इन्वेस्टर्स को तो कुछ शेयर होल्डर्स ने अपने शेयर्स बेच दिए। शेयर पे जब सेलिंग प्रेशर आता है तो उस केस में शेयर का प्राइस डाउन हो जाता है। तो हमारा इसलिए कह रहा है कि डेट डेट क्योंकि बिजनेस में हम और ले आए तो हमारे कुछ शेयर होल्डर को रिस्क लगने लगा होगा। आपने लेवरेजेस टॉपिक पढ़ रखा मेरे साथ, वहां पर हमने फाइनेंशियल रिस्क देखा था। तो फाइनेंशियल रिस्क हो सकता है कि हमारे इक्विटी शेयर होल्डर को लगा हो, उन्होंने बेच दिए शेयर्स मार्केट में, और बेचने के बाद जो है हमारा जो शेयर का वैल्यू है वो गिर गया। अब कितने का शेयर हो गया? 16 रुपए का। इसका मतलब के भी फिर से निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डी वन में बदलाव आ गया और पी जीरो में बदलाव आ गया। और जो जी है वो कह रहा है वो सेम ही है, ग्रोथ रेट इज सेम, ग्रोथ रेट जो है वो अनचेंज है। ठीक है, और एक बार जरा इसका देख लो सोल्यूशन कैसे करना है। ये देखो बी पार्ट, पहले बेटा मैंने के रिकैलकुलेट कर दिया, के रिकैलकुलेट कर दिया 2.4 जो हमारा है ये हमारा जो नया एक्सपेक्टेड डिविडेंड है 2.4 वो हमने ले लिया। प्राइस हमारा 16 हो गया और ग्रोथ रेट तो कह रहा अनचेंज ही है। हमारा के 20% हो गया। केपी और केडी वन मतलब जो पुराना डेट था बेटा वो तो सेम ही कॉस्ट है। अब हमारे पास एक और केडी आ गया, एक और डेट आ गया, केडी टू। केडी टू आ गया, एक और डेट आ गया। तो इसके लिए फिर हमने क्या किया, इसका इंटरेस्ट रेट 12% है, 1 - 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 7.8। तो इसका बेटा इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है? इसका इम्पैक्ट ये पड़ रहा है कि हमारे जो बुक्स में अब बेटा दो तरह का डेट हो गया। हमारे बुक्स में कितना डेट हो गया? हमारे बुक्स में दो तरह का डेट हो गया, एक केडी वन केडी टू। केडी वन तो हम निकाल चुके थे फर्स्ट पार्ट में, और केडी टू जो 12% डिबेंचर्स लिए हैं वो एक और हमने रेज कर दिया। उसका कॉस्ट कितना निकल आएगा? 7.8%। बस अब क्या करना है आपको, अब जब डब्ल्यू के लिए बनाओगे आप कॉलम, तो कैसे बनाओगे? पहला कॉलम सोर्स का। अब देखो बेटा फर्क क्या आएगा यहाँ पर, सोर्स में इक्विटी लिखा, प्रेफरेंस लिखा, 10% डिबेंचर्स। ये तो बेटा फर्स्ट पार्ट की तरह ही है, ये तो फर्स्ट पार्ट की तरह ही है ना। फर्स्ट पार्ट में भी ऐसे ही हमने ये 3 सोर्स तो लिखे थे, 80 लाख रुपए थे हमारे। इन 3 सोर्स के तो बेटा अभी भी 80 लाख ही हैं, लेकिन अभी हमने नए पैसे रेज किए हैं। कितने रुपए? 20 लाख रुपए। तो 20 लाख रुपए हम लिख दिए, 12% डिबेंचर्स आ गए। ये हमारा अब टोटल 1 करोड़ रुपए लग गया। अब बेटा वेट निकालना तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 0.4 0.1, क्योंकि 1 करोड़ 40 लाख अपॉन 1 करोड़ 0.4, 10 लाख अपॉन 1 करोड़ 0.1, 30 लाख अपॉन 1 करोड़ 0.3, ऐसे ही 0.2 सम 1 हो गया। कॉस्ट सबका लिखा, मल्टीप्लाई कर दिया डब्ल्यू। बेटा ये बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है, मैं एक बार वक्त दे रहा हूँ आपको 2-4 मिनट का, बेटा एक बार पूरा गो थ्रू कर लो। आप भी, जिन्होंने क्लासेस ले रखी है बेटा उनके पास तो नोट्स में सब कुछ होगा ही। और एक बार जो बच्चे यूट्यूब से देख रहे हैं बेटा, एक बार वीडियो को आप पीछे ले जाके देख सकते हो कि हमने क्या क्या बोला। पहले ए पार्ट तो बेटा बहुत ही सिंपल था, ये तो हमने पहले किया ही। बी पार्ट में नई चीजें थी। बी पार्ट में क्या नई चीजें थी? एक तो नया पैसा आ गया डेट से, उसकी कॉस्ट अलग है, तो हमने जो नया डेट है उसको हमने एक नाम दे दिया KD2, और जो हमारे पास पहले से ही था उसको बोला KD1। तो KD2 KD1 की तो कैलकुलेशन हम ऑलरेडी कर ही चुके थे। KD1 की तो कैलकुलेशन बेटा ऊपर ही पहले कर रखी थी ना हमने, 6.5% आया था, तो यहाँ पे हमने ये एज इट इज लिख दी KD1 की। और KP तो सेम ही, तो सेम एज कैलकुलेटेड इन पार्ट ए अबव। और जहां तक बात KD2 है वो हमने निकाल दिया। के बदला, KD2 आया, और उसके बाद हमारा WACC जो है नया निकालना है, वो हमारे इस कॉलम, इस हमारे जो टेबल बनता है इसमें क्या बदलाव आएगा। पहले सिर्फ 80 लाख रुपए की बात हो रही थी यहाँ पर, पहले सिर्फ इस 80 लाख रुपए की बात हो रही थी, अब 20 लाख रुपए एक्स्ट्रा के, टोटल 1 करोड़ हो जाएंगे। अब रिवाइज वेट्स निकाल लो, कॉस्ट सबकी आपके पास है ही, WACC निकाल लो। अब बेटा इसका ना सी पार्ट अगर देखोगे ना, उसने सिंपली हमसे ना एक कमेंट मांगा है वेट के यूज पर। तो बेटा अगर कमेंट मांगे ना ऐसे वेट्स के यूज पर, तो आप पहले बता देना कि दो तरह के वेट्स होते हैं, मार्केट वैल्यू वेट्स, बुक वैल्यू वेट्स। मार्केट वैल्यू वेट्स प्रेफर किए जाते हैं, क्यों प्रेफर किए जाते हैं? क्योंकि मार्केट वैल्यू वेट्स जो होते हैं वो हमारी एक ट्रू कॉस्ट बताते हैं। क्योंकि बेटा हमारा जो इन्वेस्टर होगा वो तो आज के दामों पे हमारी सिक्योरिटी को खरीदेगा ना, तो वो तो जितने पैसे लगाएगा वो तो उसके हिसाब से हमसे रिटर्न एक्सपेक्ट करेगा। और दूसरा, अगर मान लो आज हम अपनी कंपनी के कैपिटल को रिप्लेस करते हैं तो हमें तो बेटा आज के दामों के हिसाब से ही पैसे मिलेंगे। तो ये बात ना एक छोटी सी थियोरेटिकल सी बात है, आप एग्जाम में इसका जो है इस तरीके से एक कमेंट लिख के आ सकते हो। इन कंप्यूटेशन ऑफ WACC मार्केट वैल्यू वेट्स आर प्रेफर्ड ओवर बुक वैल्यू वेट्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग। ये दो बातें लिख देना। इट शोज ट्रू कॉस्ट टू द कंपनी, इफ द कंपनी रिप्लेसेस इट्स एक्जिस्टिंग कैपिटल इट विल रिसीव मार्केट वैल्यूज एंड नॉट हिस्टोरिकल बुक वैल्यूज। तो ये बात जो है आप एडिशनली मेंशन करके आ सकते हो। ठीक है, तो ये हुई बात बेटा इस क्वेश्चन की। अब आप एक बार जो है
ये क्वेश्चन नंबर 66 देखो बेटा, ये क्वेश्चन हमारे इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल का है। इसको बेटा वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करना, इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करना। और जो बातें हमने अभी डिस्कस करी ना, कुछ वैसा ही समझ लो इसमें है। अब आप देख लो बेटा, इस क्वेश्चन को भी देखो। हमें यहाँ पर 20,000 इक्विटी शेयर्स दे रखे हैं, 10% प्रेफरेंस शेयर, 12% 100 डिबेंचर्स दे रखे हैं, मतलब 100 रुपए का एक डिबेंचर है। मार्केट प्राइस इक्विटी शेयर का 160 है। इट इज एक्सपेक्टेड दैट कंपनी विल पे अ डिविडेंड ऑफ ₹20 पर शेयर विच विल ग्रो एट 7.5% फॉर एवर। द टैक्स रेट में बी एज्यूम टू बी 50%। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट दी। सेम क्वेश्चन बिल्कुल बेटा, सेम क्वेश्चन जैसे अभी अभी हमने कहा, बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है। अब इंस्टीट्यूट ने स्टडी मैट में डाल दिया, तो जो एग्जैक्ट आने की प्रोबेबिलिटी है वो इस वाले क्वेश्चन की है। तो पहले तो आप आराम से निकाल लोगे। मेरे को बताओ फटाफट, जल्दी से बताओ। यहीं पे मैं आपके साथ अगर कैलकुलेशन करूं, मुझे बताओ बेटा के ई कितना निकलेगा। सर के ई निकालने के लिए D1 चाहिए, D1 हमें दे रखा है 20 रुपए, और P0 चाहिए, P0 पता है 160, और ग्रोथ रेट चाहिए, ग्रोथ रेट है 7.5, 7.5 को लिखेंगे 0.075। ठीक है बेटा, इन सबको अगर आप जोड़ दोगे ना 0.2 आएगा, दोनों को जोड़ के ना 0.2 आएगा। 0.2 का मतलब कितना हो गया, 20%। तो हमारा के ई कितना आ जाएगा, 20%। उसके बाद बात आती है केपी की। केपी निकालने के लिए बेटा क्या करोगे, प्रेफरेंस डिविडेंड लोगे 10 का, और यहाँ पर तो बेटा हमें एज्यूम नहीं करना, 100 रुपए दे रखा है, तो 10/100 इंटू 100, तो हमारा केपी कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा। एक बार देखो बेटा सॉल्यूशन, यहाँ पर थोड़ा सा और तरीके से लिखा हुआ है। हमने यहाँ पर पहले के ई निकाला, के ई में D1, P0 और G। D1 हमें पता है 20 रुपए है, और हमारा P0 160 है, और ग्रोथ रेट 0.075 है। फाइनल आंसर बेटा कितना आया, 20%। केपी के लिए हमें, क्योंकि यहाँ पर बेटा एक प्रेफरेंस शेयर का फेस वैल्यू पता है, इसलिए हमने सीधा पीडी नहीं लिखा, पीडी अपॉन एनपी लिखा। 100 रुपये पता है, तो इसलिए हम आएगा तो वही 10% ही आएगा। और ऐसे ही केडी निकालने के लिए भी इस बार डिबेंचर का वैल्यू दे रखा है। जब ना दे रखा हो ना, तब सीधे आई मल्टीप्लाइड बाय 1 - t कर लेंगे। लेकिन अगर दे रखा है तो ठीक है, 100 ही सही। आप, मुझे पता तो है कट जाना है आपस में, लेकिन स्टिल ठीक है, पूरा लिख देंगे, क्या दिक्कत है। तो आई को मल्टीप्लाई किया 1 - t से, ये 100 तो आपस में कट ही जाएगा। 6% का हमारा केडी आ गया। उसके बाद तो नॉर्मल है। फर्स्ट पार्ट इज नॉट एन इश्यू, आराम से हो जाएगा आपसे, फर्स्ट पार्ट में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आओ जरा एक बार सेकंड पार्ट देख लेते हैं। अब देखो फिर से वही बात, जैसे हमने अभी अभी क्वेश्चन सॉल्व किया था। कह रहा है न्यू WACC निकाल दो इफ द कंपनी रेजेस एन एडिशनल ऑफ रुपीज 10 lakhs, additional of rupees 10 lakhs by issuing 14% debentures. This would result in increasing the dividend rate to rupees 25 per share and leave the growth rate unchanged, but the price of share will fall to 150। अभी कितने का है, 160 का, अब कितना हो जाएगा, 150। इसका मतलब क्या करेंगे हम, KD1 तो हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, एक नया डेट हमारे पास और आ गया। इस नए डेट का रेट ऑफ इंटरेस्ट बेटा 14%, डिबेंचर्स 14% है, 10 लाख रुपए आएंगे। मतलब हमें एक KD2 निकालना पड़ेगा, और KE को, क्योंकि KE में बदलाव आ गया, तो KE तो फिर से निकालनी पड़ेगी। नए डिबेंचर आते ही हमारे शेयर का प्राइस गिर गया, बिकॉज इन्वेस्टर्स को रिस्क लग रहा होगा, तो हमारा ऑफकोर्स KE बदलेगा, क्योंकि डिविडेंड भी बदला और हमारा प्राइस भी बदला। देख लो इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को एक बार फिर से यहाँ पर। ये रहा बी पार्ट, पहले हमने के ही चेंज कर दिया, ये 25 हो गया था हमारा, ये जो हमारा डिविडेंड था वो कितना हो गया, वो हमारा 25 हो गया। तो हमने पहले यहाँ 25 लिखा, और हमारा प्राइस 150 हो गया। ग्रोथ रेट कहता अनचेंज है, तो हमारा जो के है वो 24.17 हो गया। केपी और KD1 तो सेम ही होगा। KD2 यहाँ पर निकाल लो आप, वो 7% आएगा। उसके बाद बेटा फिर तो दिक्कत है ही नहीं, ये तो आपने कर ही रखा है मेरे साथ, देख लो आप। अभी भी डिस्कस किया था, सेम ही क्वेश्चन है बेटा, कहीं कोई चेंज नहीं है। ठीक है ना, सेम ही है सब कुछ। अब इसका बेटा देखो सी पार्ट, ये सी पार्ट हमारे इंस्टीट्यूट ने स्टडी मैट में थोड़ा अलग दे रखा है। सी पार्ट में उसने मुझसे एक और फिर से WACC मांगा है, और इस बार क्या लिखा है, कि ना WACC फिर से निकाल दो इफ इन बी अबव। ध्यान रखिए बेटा, बी पार्ट, जो कैलकुलेशंस बी पार्ट में किए हैं उसमें थोड़ा सा बदलाव करना है। और क्या बदलाव करना है, ग्रोथ रेट हमारी मान लो अगर 10% हो जाती है, वैसे हमारा ग्रोथ रेट जो है वो कितने का दे रखा है, 7.5% का, ग्रोथ रेट 10% कर दिया। मुझे एक बात बताओ, सारी इंफॉर्मेशन अगर बी पार्ट जैसी ही रहे, बस एक ग्रोथ रेट बदलें, तो किस में बदलाव आएगा। सर हमें यहां पर फिर बदलनी पड़ेगी हमारी केई, क्योंकि ग्रोथ रेट तो बेटा केई को इंपैक्ट करेगा, तो ग्रोथ रेट बदलने से हमारा केई बदलेगा, तो केई हम यहाँ पर नया निकाल देंगे। देखो यहाँ पर हमने पहले सी पार्ट में पहले केई निकाल दिया। और केई क्यों निकाला, क्योंकि बी पार्ट में ध्यान रखें, बी पार्ट में D1 हमारा 25 रुपए था, P0 150, 160 नहीं है 150, बी पार्ट में बेटा 150 है हमारा P0, और D1 कितना है 25 रुपए, और ग्रोथ रेट कितना हो गया 10%। बस यही बदलाव करना है, बाकी तो सारा बी का ही कैलकुलेशन था। एक बार देख लो, ये भी आसान सा ही था। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम ही था।
अब देखो बेटा, ये एक और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पॉपुलर है। इसमें क्या नया है मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। आप देखो तो बेटा यहाँ ना हमें हर एक सोर्स की स्पेसिफिक कॉस्ट दे रखी है, मतलब जहां तक कॉस्ट निकालने का सवाल है हमारा काम ऑलरेडी हो रखा है। हमें यहाँ पर बुक वैल्यूज दे रखी है, मार्केट वैल्यूज दे रखी है, लेकिन ना जब आपका मार्केट वैल्यूज पे ध्यान जाएगा ना तो रिटेन अर्निंग की मार्केट वैल्यू दे नहीं रखी है, रिटेन अर्निंग की मार्केट वैल्यू नहीं दे रखी है। बुक वैल्यू वेट से जब आप डब्ल्यूएससी से निकालोगे उसमें तो कोई इशू है नहीं, आराम से निकल जाएगा। आपको बुक वैल्यूज दे रखी हैं, आपको कॉस्ट पता है, आपको कॉलम बनाना है सोर्स का, अमाउंट का, वहां पे बुक वैल्यूज लिखना, फिर आप वेट्स लिखना, कॉस्ट लिखना, डब्ल्यूएससी से निकल जाएगा। तो जो फर्स्ट पार्ट है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द डब्ल्यूएससी यूजिंग बुक वैल्यू एज वेट्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ है बेटा, दूसरे वाले पॉइंट में जहां पे कहता है कि मार्केट वैल्यू एज वेट्स यूज करना है। अब मार्केट वैल्यूज अगर हमें यूज करनी है तो बेटा उसमें पता है इशू क्या आएगा कि रिटेन अर्निंग की मार्केट वैल्यू मैं कहां से निकालूं। रिटेन अर्निंग की तो मार्केट वैल्यू दे भी नहीं दे रखी। अब इस तरह के क्वेश्चंस में बेटा क्या करना होता है ये मैं आपके साथ अब डिस्कस कर रहा हूं। अगर इस तरह का क्वेश्चन आए जहां पर बुक वैल्यूज तो रिटेन अर्निंग की भी है लेकिन मार्केट वैल्यू रिटेन अर्निंग की अवेलेबल नहीं है, देखो एक तरीका तो यह है कि वो रिटेन अर्निंग की मार्केट वैल्यू भी खुद ही निकाल के दे दे आपको, तो बात ही खत्म हो जाएगी, फिर तो कोई इशू है नहीं। लेकिन वो अगर रिटेन अर्निंग की मार्केट वैल्यू आपको नहीं देता है तो हमें फिर कैसे निकालनी है, मैं इस बात पर आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है बड़ा, ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, काफी इंपॉर्टेंट ये कैटेगरी है, तो ये भी बेटा एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो ध्यान से बेटा आप सुनना जो मैं अब डिस्कशन करूँ यहाँ पर। अब देखो बेटा, ये ना मैंने आपके सामने एक छोटी सी बैलेंस शीट बनाई है और इस बैलेंस शीट मैंने आपके सामने इक्विटी शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग्स के वैल्यूज लिखे हैं। ठीक है, अब क्योंकि ये वैल्यूज मेरे बैलेंस शीट में गिवन है इसलिए मैं बोल सकता हूं कि ये ना हमारे बैलेंस शीट में जो वैल्यूज गिवन है ये बुक वैल्यूज हैं। ये हमारे इक्विटी शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग की बुक्स में जो वैल्यूज रिफ्लेक्ट हो रही है वो है, मतलब बुक वैल्यूज हैं। ठीक, अब ना मैंने ये चेक करने की कोशिश करी कि हमारा जो ये एक शेयर है, मतलब जो जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपए है, मैंने कहा एक बार चेक करता हूं कि हमारे इस शेयर का स्टॉक मार्केट में कितना वैल्यू चल रहा है, मतलब इसका मार्केट प्राइस क्या चल रहा है। मैंने बीएससी एनएससी में चेक करवाया तो वहां मुझे पता लगा कि हमारे इस शेयर का, एक शेयर का जो मार्केट में दाम चल रहा है वो 90 रुपीज चल रहा है। ठीक है, फिर मैंने कहा भाई पता करो कि हमारे रिटेन अर्निंग का मार्केट प्राइस क्या चल रहा है। तो मुझे किसने बताया कि सर क्या हो गया आपको, रिटेन अर्निंग का ऐसा कोई मार्केट प्राइस लिस्ट थोड़ी होता है, रिटेन अर्निंग का कोई अलग से मार्केट प्राइस नहीं होता। ये जो आपका शेयर है ना 90 रुपए का, ये बेसिकली कंबाइंड मार्केट प्राइस है आपके इक्विटी शेयर कैपिटल की फेस वैल्यू का और रिटेन अर्निंग का। अब एक बात जरा आप सोचो ध्यान से बेटा, जब मैंने ये नया नया बिजनेस स्टार्ट किया होगा, जब नया नया बिजनेस स्टार्ट किया होगा, जब कोई नहीं जानता होगा, या फिर आप भी जब कोई नया बिजनेस स्टार्ट करोगे जब कोई नहीं जानेगा, तो बेटा आपका एक शेयर जो आपने 10 रुपए का इशू किया है अपने बिजनेस में पैसा रेज करने के लिए, उस 10 रुपए के शेयर का दाम 10 रुपए ही है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आप अपने बिजनेस में अच्छा करते हो, प्रॉफिट्स कमाते हो, तो जैसे जैसे प्रॉफिट्स बढ़ते जाते हैं इस 10 रुपए की फेस वैल्यू का मार्केट में प्राइस ना बढ़ता जाएगा, 10 से 15, 20, 25, 30 डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितने प्रॉफिट्स कमा रहे हो या कितने कमाने वाले हो, उसके हिसाब से मार्केट वैल्यूएशन जो है वो बढ़ता चला जाता है। तो जब मेरे को अपने कंपनी का शेयर प्राइस दिखता है स्टॉक मार्केट में 90 रुपीज का, तो ध्यान रखिए बेटा वो 90 रुपीज ना कंबाइंड मार्केट वैल्यू है फेस वैल्यू की और मेरे बैलेंस शीट में जो रिटेन अर्निंग्स की, या फिर ये कहें मेरे बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर होल्डर्स का टोटल कितना रुपया लगा है। मेरे बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर होल्डर्स का टोटल 3 लाख रुपए लगा है। इस 3 लाख रुपए की मार्केट वैल्यू पता है कितनी है, एक शेयर की 90,000 है, तो बेटा हमारे शेयर्स कितने हैं 10,000। तो अगर एक शेयर का मार्केट प्राइस 90 रुपए है तो 10,000 शेयर्स का मार्केट प्राइस बेटा कितना हो जाएगा, 9 लाख रुपए हो जाएगा। 10,000 इंटू 90, 9 लाख रुपए। इसका मतलब ये 9 लाख रुपए मार्केट वैल्यू बेटा ध्यान रखें अकेली इक्विटी शेयर कैपिटल की नहीं, कंपनी में जितना पैसा टोटल शेयर होल्डर्स का लगा हुआ है, जैसे कि यहां पर 3 लाख रुपए लगा है, दिस इज द मार्केट वैल्यू फॉर दी 3 लाख रुपीज। मतलब बेटा ध्यान रखना स्टॉक मार्केट में जो वैल्यूज होती हैं, वो जो दिख रही होती है स्टॉक मार्केट में वैल्यूज, वो कंबाइंड मार्केट वैल्यू होती है इक्विटी शेयर कैपिटल की और रिटेन अर्निंग्स की। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो सपोज ये 9 लाख रुपए की मैंने मार्केट वैल्यू स्टॉक मार्केट से डिराइव कर दी, अच्छा एक शेयर 90 रुपए का है, हमारे बैलेंस शीट में 10,000 शेयर दे रखे हैं, इसका मतलब हमारे टोटल जो शेयर का मार्केट वैल्यू है, मतलब हमारे जितने भी टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं उनका कंबाइंड मार्केट मार्केट वैल्यू 9 लाख रुपीज है। पर ये 9 लाख रुपीज अकेले सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल का नहीं, रिटेन अर्निंग का भी है। तो मुझे अब ना अगर ये 9 लाख रुपए को बेटा अगर डिस्ट्रीब्यूट करना हो, अपॉर्शन करना हो कि मेरे को इसकी वैल्यू अलग चाहिए मार्केट वैल्यू और इसकी मार्केट वैल्यू अलग चाहिए, दोनों की अलग अलग चाहिए मार्केट वैल्यू, तो क्या करना चाहिए सर, इस 9 लाख रुपए को आप डिवाइड कर दो किसमें, इक्विटी शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग का रेशियो में। कितना कितना अमाउंट है बुक वैल्यूज का, 1:3, मतलब जो भी बुक वैल्यूज हैं इक्विटी शेयर कैपिटल रिटेन अर्निंग की उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। इसका मतलब ये हुआ
कि मुझे अगर इस 9 लाख रुपए को डिवाइड करना है तो बेटा मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इक्विटी शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग का मार्केट वैल्यू अगर अलग अलग चाहिए तो इसका 1 लाख है, इसका 2 लाख है, मुझे बेटा 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर देना चाहिए। इसका मतलब 9 लाख को मैं अगर डिवाइड करूंगा 1/3 और 2/3 के रेशियो में, तो हमारा ये कितना हो जाएगा सर, ये हमारा हो जाएगा 3 लाख, और यहाँ पर 9 लाख इंटू 2 लाख अपॉन 3 लाख कितना हो जाएगा, 1:3 रेशियो टू 2/3, तो कितना हो जाएगा 6 लाख। मतलब 9 का 1/3 और 9 का 2/3 करना आपको। ठीक है, अब जो मैंने आपको अभी अभी एक क्वेश्चन दिखाया था, ये जो क्वेश्चन दिखाया था, अब आप जरा सोचो, मार्केट वैल्यू बेटा 240 दे रखी है, भले ही ये लिखा है इक्विटी कैपिटल के आगे मार्केट वैल्यू, लेकिन ध्यान रखिए बेटा ये 240 की जो मार्केट वैल्यू है ये कंबाइंड मार्केट वैल्यू है, किसकी, इक्विटी कैपिटल की और रिटेन्ड अर्निंग्स की। अगर आपको इक्विटी कैपिटल और रिटेन अर्निंग की मार्केट वैल्यू अलग अलग चाहिए तो बेटा इस 2,40,000 को आपको डिवाइड करना पड़ेगा 1,20,000 इस टू 40,000 के रेशियो में। मैं एक बार आपको दिखाता हूं जो मैंने क्लास में सोल्यूशन करवाया था। अब देखो बेटा ये रहा इसका सोल्यूशन। बेटा इसको जो फर्स्ट पार्ट था ना उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं थी। फर्स्ट पार्ट में तो क्या करना था, बुक वैल्यू वेट्स यूज करने हैं, तो बुक वैल्यू वेट्स तो उसने बेटा बुक वैल्यू सबकी दे ही रखी है, तो फर्स्ट पार्ट इज नॉट एन इशू, ये आराम से हो जाएगा आपसे। देखो सब कुछ आपको गिवन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो इसका बी पार्ट है ना, इसका जो सेकंड पार्ट है मार्केट वैल्यू वेट्स, इसमें कंप्यूट करने के लिए पहले आपको हर एक सोर्स की मार्केट वैल्यू चाहिए। अब यहां प्रॉब्लम क्या था कि रिटेन अर्निंग का मार्केट वैल्यू नहीं दे रखा था, तो हमने क्या किया, इन द गिवन क्वेश्चन वी नीड टू स्प्लिट मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। ये जो मार्केट वैल्यू दे रखी है बेटा ये ध्यान रखें, ये कंबाइंड मार्केट वैल्यू होती है, ये कभी भी अकेले इक्विटी की नहीं होती। ये मार्केट वैल्यू हमेशा इक्विटी और रिटेन अर्निंग की कंबाइंड होती है। या तो वो खुद स्प्लिट करके दे दे, अगर वो खुद ही स्प्लिट करके दे देगा फिर तो बात खत्म हो जाएगी, फिर कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि सपोज मैं आपको याद लाता हूं कि मैंने आपको एक क्वेश्चन रिवाइज करवाया था पीछे, एक क्वेश्चन जो मैंने करवाया था, अब देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको 55 अभी रिवाइज करवाया था कुछ देर पहले। अब यहाँ पे देखो रिटेन अर्निंग की बेटा मार्केट वैल्यू ना दे रखी थी, बुक वैल्यू भी दे रखी थी, मार्केट वैल्यू भी दे रखी थी, अलग उसने खुद ही स्प्लिट करके दिया था। अगर उसने खुद ही स्प्लिट करके दिया फिर कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर उसने स्प्लिट करके नहीं दिया तो बेटा हमें स्प्लिट करना पड़ेगा। और हमें स्प्लिट कैसे करना है, ये जो 2,40,000 की मार्केट वैल्यू है, पहली बात तो बेटा इसको ये एज्यूम करोगे कि ये कंबाइंड मार्केट वैल्यू है, और किसका कंबाइंड मार्केट वैल्यू है, दोनों का। तो 120:40 के रेशियो में देखो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, यहाँ पर 2,40,000 को 120 और 40 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 120-40 मतलब 3:1, तो 3/4 1/4। अब देखो उसके बाद बेटा आपके पास जब दोनों की मार्केट वैल्यू आ गई, 240 को स्प्लिट कर दिया, इक्विटी की 180 है और रिटेन अर्निंग की 60 है। अब अपने आप टेबल में क्या करोगे, 180 यहां लिखोगे और 60 यहां लिखोगे। अब बाकी तो बेटा नॉर्मल क्वेश्चन ही है। इसके बाद की कहानी आप देखोगे तो जैसे हमने पहले डिस्कस की थी बिल्कुल वैसी ही है, कुछ अलग इसमें करना ही नहीं अब आपको। ठीक है ना, चले आगे बात करें। चलो अब इसका एक बार थर्ड पार्ट देख लो, ये हालांकि पहले भी आ चुका था। देखो क्या लिखा है, कैन यू इमेजिन अ सिचुएशन वेयर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल वुड बी सेम। याद है हमने अभी अभी कुछ देर पहले भी एक क्वेश्चन देखा। हाँ, एक ही सिचुएशन में दोनों बुक वैल्यू वेट्स और मार्केट वैल्यू वेट्स हमें सेम आंसर दे सकते हैं अगर बुक वैल्यूज और मार्केट वैल्यू सेम हो, है ना। अगर बुक वैल्यूज और मार्केट वैल्यू सेम होगी तब सेम आंसर आ सकता है। तो WACC वुड बी सेम अंडर बुक वैल्यू वेट्स एंड मार्केट वैल्यू वेट्स प्रोवाइडेड देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन बुक वैल्यूज एंड मार्केट वैल्यूज। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेटा एक क्वेश्चन नंबर 63 और देख लो। ये रहा क्वेश्चन नंबर 63। अब ये क्वेश्चन बेटा हमारे इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट का है। अगर 62 और 63 में मैं आपसे बोलना चाहूँ कि कौन सा एक करना पक्का जरूरी है आपको, बेटा ये तो जरूर देख के जाना, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 63 नंबर। बुक वैल्यू वेट से कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप निकाल लोगे, बुक वैल्यू वेट से आराम से निकल जाएगा बिकॉज बुक वैल्यूज गिवन है। रही बात बेटा मार्केट वैल्यू वेट्स, मार्केट वैल्यू वेट्स में आप देखोगे इक्विटी की मार्केट वैल्यू दे रखी है और रिटेन अर्निंग की मार्केट वैल्यू नहीं दे रखी है। तो बेटा ध्यान रखें, अगर रिटेन अर्निंग की मार्केट वैल्यू नहीं दे रखी है तो उसका मतलब ये नहीं कि उसकी मार्केट वैल्यू होगी नहीं, उसकी मार्केट वैल्यू होती है, पर उसकी मार्केट वैल्यू जो है वो कंबाइंड मार्केट वैल्यू होती है, इक्विटी के अंदर उसकी इनबिल्ट होती है, तो हमें खुद स्प्लिट करना पड़ेगा। तो यहां पर जो मार्केट वैल्यू आपको दिख रही है वो 12 लाख रुपए की दिख रही है। ये ध्यान रखें बेटा कंबाइंड मार्केट वैल्यू है इक्विटी शेयर कैपिटल की और रिटेन अर्निंग की। इसका मतलब हमें ना इसको स्प्लिट करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, इसको स्प्लिट करना पड़ेगा। किस रेशियो में स्प्लिट करोगे आप, फिर से वही 6:2 के रेशियो में, 6:2 की रेशियो में स्प्लिट करोगे। ये हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल की बुक वैल्यू है और ये रिटेन अर्निंग की बुक वैल्यू है, तो 6 और 2 के रेशियो में इसको आप क्या कर दोगे, स्प्लिट कर दोगे। 6:2 का मतलब हो गया 3:1। देख लो बेटा इसका भी सोल्यूशन देख लो। फर्स्ट पार्ट तो बेटा कोई इशू नहीं है इसका, इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड पार्ट के लिए आपको पहले
मार्केट वैल्यूज रिटेन अर्निंग की और इक्विटी शेयर की अलग अलग चाहिए होगी। आप देखो 6:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 6 लाख अपॉन 8 लाख, 2 लाख अपॉन 8 लाख, और या फिर आप ये भी कह सकते हो कि 3:1 के रेशियो में 3/4 1/4 ये भी कर सकते हो। आप देखो ना, आपने ये बेसिकली 1/4 ही तो किया है, 3/4 किया है, और दोनों की अलग अलग मार्केट वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी। जैसे ही ये दोनों की मार्केट वैल्यूज आपके पास अलग अलग आ जाए, फिर आप टेबल में इन दोनों की मार्केट वैल्यूज लिखकर अपना WACC निकाल लेना, ठीक है ना। तो आप देखो, तो ये भी क्वेश्चन जो है पॉपुलर है। इस क्वेश्चन में बस एक बात का ध्यान रखना, आपको रिटेन अर्निंग की मार्केट वैल्यू जो है वो दे नहीं रखी होगी, वो आपको खुद से निकालनी है। और कैसे निकालनी है? जो इक्विटी का मार्केट वैल्यू दे रखा है उस बात को ध्यान रखना, वो कंबाइंड मार्केट वैल्यू है फॉर बोथ इक्विटी एज वेल एज रिटेन अर्निंग्स। तो हमें उस कंबाइंड मार्केट वैल्यू को स्प्लिट करना पड़ेगा। इसके लिए आपको बेटा मैंने क्लास में एक नोट भी लिखवाई दिया था कि ऐसे क्वेश्चंस में हमें स्प्लिट करना पड़ता है, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 63 भी एक बार आप गो थ्रू कर लो। अब बेटा फिर हमने इसके बाद जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था वो किया था मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। और बेटा अगर आपको याद हो तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कोई ऐसा कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं था। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का बस बेसिकली ये मतलब था कि अगर हम WACC एडिशनल फंड्स की निकालेंगे, जो हम नए फंड्स रेज करना चाहते हैं, तो उसको मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं। तो इसके भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं सिमिलर लाइंस पे थे, बस फर्क इतना था कि वो एडिशनल फंड्स की WACC थी, ठीक है। तो बेटा यहां तक ना मैंने आपको जितना भी इस चैप्टर का जो बहुत रिलेवेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे मैंने आपको रिवाइज करवा दिए हैं। अब आपकी जिम्मेदारी क्या है बेटा, घर पर आप क्या करना, अगर आप अपने नोट्स देखोगे तो मैंने क्लास में और क्या क्या आपको करवाया था। जैसे हमने डिस्कस किया था कि फ्लोटेशन कॉस्ट का इम्पैक्ट जो है वो रिटेन अर्निंग के कॉस्ट पर क्या होगा, एक बार वो कॉन्सेप्ट देखना। फिर हमने पर्सनल टैक्स लायबिलिटी के भी इम्पैक्ट को देखा था। वो क्वेश्चन भी आ सकते हैं, लेकिन बेटा देखना जरूर, क्योंकि इंस्टीट्यूट स्टडी मैट में उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ बातें बोल रखी हैं। तो बेटा एक बार वो जरूर आप अपने आप से रिवाइज करना, एक आधी क्वेश्चन है उसके ऊपर, तो वो जरूर देख लेना बेटा आप, ठीक है। बाकी जितना भी इंपॉर्टेंट था बेटा मैंने वो सारा आपको रिवाइज करवा दिया। और प्लीज मैं फिर से बोलूंगा बेटा, जिन बच्चों ने कहीं से भी क्लासेस ली हैं, जो इसके अलावा और भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर जो बच्चों ने हमसे क्लासेस ली हैं, मैं फिर से बोल देता हूँ, मैंने ये जो हमारा फ्लोटेशन कॉस्ट है उसका इम्पैक्ट रिटेन्ड अर्निंग्स पे क्या पड़ता है उसके बारे में हमने बात की थी। हमने बात करी थी कि पर्सनल टैक्स लायबिलिटीज अगर हमें दे रखी हो, पर्सनल टैक्स लायबिलिटी दे रखी हो, तो उसका इम्पैक्ट कॉस्ट पर क्या पड़ता है वो हमने देखा था। और इसके अलावा बेटा मैंने इस चैप्टर के थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स आपके साथ डिस्कस किए थे, तो वो एक बार बस आप गो थ्रू करना। जितना मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया है वो तो समझ लो अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, वो तो आप किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच बेटा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।